ओके, हाय एवरीवन। आज का टॉपिक अपना क्रैमर्स रूल का होगा। ये टॉपिक जो है एक्चुअली डिटरमिनेंट का पार्ट है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मैट्राइसिस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरली मैट्राइसिस के बाद ही समझाते हैं, है ना। तो अब आप अगर देखोगे तो क्रैमर्स रूल बेसिकली क्या है, इट इज़ यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कल अपन ने एक मेथड देखा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का, मैट्रिक्स मेथड, जिसको अपन बोलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन। याद है ना, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो जाती है उससे, ठीक है। लेकिन क्रैमर्स रूल जो है उसका एडवांस्ड वर्जन है। आपको एक्चुअल में क्रैमर्स रूल ये बताता है कि सिस्टम में कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना, और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अपने को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्रैमर भाई साहब ने बोला क्या था। जिस मैथमेटिशियन ने इसको डेराइव करा था उनका नाम था क्रैमर, तो इसे उन्हीं के नाम से रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब अपन क्लास 10th में थे, क्लास 10th में अपने को चैप्टर नंबर 3 क्या पढ़ाया गया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो a1x प्लस, अपने पास मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्रैमर्स रूल में 3-4 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको टोटल। तो सबसे पहला टॉपिक है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्रैमर भाई साहब ने कैसे सॉल्व करने को बताया था। लिखिए, सिस्टम ऑफ linear equations, simultaneous linear equations in two variable। चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ simultaneous in two variables, ठीक है। तो दो वेरिएबल है अपने पास, देखते हैं। तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन रहेगी। पहली इक्वेशन मान लेते हैं अपन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। जब अपन कक्षा 10वीं में थे तो अपने को पता था कि दो स्ट्रेट लाइन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको पता है ना कैसे सॉल्व किया जाता था। तो दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने का तरीका ये होता था कि आप दोनों में से तीन मेथड बताए थे मैंने आपको। पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों को याद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों मेथड जो थे उससे आप दोनों को सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, बिना सॉल्व करे आप बता सकते हो कि दोनों इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन आएंगे, आराम से बता सकते हो। अगर लाइन पैरेलल हुई तो नो सॉल्यूशन, अगर लाइन कोइंसिडेंट हुई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये चीज अपने को पता है ना, ओके। तो यही चीज जो है क्रैमर भाई साहब ने अपनी ही लैंग्वेज में बताई। क्रैमर भैया ने क्या बोला, क्रैमर भैया ने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में जो चीज यूज करते थे उसके अलावा कुछ और स्टाइलिश तरीका देखते हैं, ठीक है। बच्चे बोलेंगे कि सर क्यों सिखा रहे हो, मतलब मेरे को नहीं बोल रहे बच्चे, बच्चे क्रैमर को बोल रहे कि क्या क्या कर रहे हो क्रैमर भैया, आता है हमको ये चीज सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला कि यार ये चीज अगर आपने सीख ली 2x2 मतलब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आप 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल भी करना सीख जाओगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरा तरीका भी देख लो। 10th क्लास में तो आपने देख लिया एनसीईआरटी का तरीका, अब मेरा तरीका देख लो। तो 10th क्लास में जो एनसीईआरटी वाला तरीका था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका, उसमें आप लोगों को ये सिखाया गया होगा, याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वो जो अपन करते थे, ए को छुपा लेते थे, फिर b1c2 माइनस b2c1, ये सबको याद होना चाहिए। तो वो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं अपने आप आपको लास्ट में लिख के बता दूंगा, अपने आप वो अपीयर होता है। तो वो वाला जो तरीका है उससे अपने पास x का आंसर ऐसा कुछ आता था, c1b2 माइनस c2b1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। डरो मत बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि ये चीज़ अपन ने क्लास 10th में करी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे आपके पास ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। बहुत डिटेल में अपन उसको नहीं देख रहे क्योंकि इसी चीज़ को क्रैमर भैया अपने हिसाब से बताएंगे। तो क्रैमर भैया ने बोला कि जब भी आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल आए, या तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल आए, या चार इक्वेशन चार वेरिएबल आए, या पांच इक्वेशन पांच वेरिएबल आए, तो मेरा तरीका आप लगा सकते हो। बट अपने सिलेबस में सिर्फ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो अपन 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल तक नहीं जाएंगे। सबसे पहले अपन 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्रैमर भाई साहब का रूल बोलेंगे। क्रैमर भाई साहब ने बोला कि कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो जितने वेरिएबल होते ना उससे एक ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 2 वेरिएबल है अगर, तो वी विल इंट्रोड्यूस 3 डिटर्मिनेंट्स। 3 डिटर्मिनेंट्स इस तरह से
सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो होगा उसको अपन डी बोलेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है वही तो सिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। क्रैमर भैया ने बोला कि 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, उनकी मदद से अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला डिटर्मिनेंट जो होता है जिसको अपन कहते हैं डी डिटर्मिनेंट, है ना, या कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। अच्छा, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट होता है ना उससे एक डिटर्मिनेंट बना देते हैं अपन, a1 b1 और a2 b2, ठीक है। तो इसको डी डिटर्मिनेंट का नाम दे दिया क्रैमर भाई साहब ने, ठीक है। देखते जाओ, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या क्या हथियार दिए अपने को और कैसे यूज करना है वो अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक और डिटर्मिनेंट उन्होंने दिया अपने को जिसको कहेंगे अपन d1 डिटर्मिनेंट, ठीक है। कुछ कुछ जगह इसको dx डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, तो अपन या तो d1 डिटर्मिनेंट बोलेंगे या dx डिटर्मिनेंट बोलेंगे, दोनों चलता है मार्केट में। और दूसरा डिटर्मिनेंट उन्होंने दिया d2 डिटर्मिनेंट जिसको हम dy भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सर, इनका यूज क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्रैमर भाई साहब ने क्या सोच के इंट्रोड्यूस कराया मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। क्रैमर भाई साहब ने बोला कि d1 डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा ये c1 c2 b1 b2। ये कैसे आया सर, बहुत इजी, देखो आप यहां पर ये जो डी डिटर्मिनेंट में पहला वाला कॉलम दिख रहा है ना आपको a1 a2 वाला, इसमें जो कॉलम 1 है इसको रिप्लेस कर दो, कॉलम नंबर 1 को रिप्लेस कर दो आप कांस्टेंट वाले नंबर से। मतलब पहला वाला जो कॉलम है, पहला वाला कॉलम को अगर अपन c1 c2 से रिप्लेस कर देंगे तो जो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा उस डिटर्मिनेंट का नाम हो जाएगा d1 डिटर्मिनेंट। आ रहा है समझ में? क्या किया अपन ने, फर्स्ट कॉलम को अगर कांस्टेंट वाले वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट कॉलम को अगर कांस्टेंट वाले वैल्यू से रिप्लेस कर दिया तो आपके पास जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसको अपन d1 कह देंगे। यहाँ पे 1 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले वाले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये एक पहला हथियार दिया अपने को क्रैमर भाई साहब ने। दूसरा हथियार अपने को जो क्रैमर भाई साहब ने दिया वो है d2 डिटर्मिनेंट। आई होप यू कैन गेस इट। d2 डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि इस डिटर्मिनेंट का जो सेकंड कॉलम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा c1 c2 से। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा इसका a1 a2, इसका देखना है ना, इसका मत देखने लगता है ना। तो उसका फर्स्ट कॉलम a1 a2 सेम है, सेकंड कॉलम जो है b1 b2 अब वो चेंज होके c1 c2 बना देंगे। तो अगर अपन ने पहले वाले कॉलम को अगर अपन ने कांस्टेंट वाले नंबर्स जो भी आरएचएस में कांस्टेंट आते हैं ना उनसे रिप्लेस कर दिया तो उसको d1 कहेंगे, और दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे तो उस डिटर्मिनेंट को हम d2 कहेंगे। ऐसा बोला क्रैमर भैया ने कि आप d लिखो, d1 लिखो और d2 लिखो। क्या करो, d लिखो, d1 लिखो और d2 लिखो। d1 को अपन प्यार से dx भी बोलते हैं कभी कभी, और d2 को अपन प्यार से dy भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो रहा है अपने को कि dx क्या है, dy क्या है और d क्या है। फिर क्रैमर भैया ने बोला कि अब मेरा जादू देखो आप। तो उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन आपका जो होगा ना वो डायरेक्टली दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आता है, एक सॉल्यूशन आता है, दैट इज पॉइंट मतलब x, y। आ रहा है समझ में, है ना। तो आपके पास डायरेक्टली x का वैल्यू आ जाएगा dx अपॉन डी। क्रैमर भैया ने बोला आप dx अपॉन डी करो, दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा सच में। और y का वैल्यू जो होगा वो dy अपॉन डी करके आपका y का वैल्यू भी आ जाएगा। आपको लाइन, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है। अब हमने बोला कि अच्छा क्रैमर भाई साहब ने अपने को ये बताया सॉल्यूशन होता है, लेट अस चेक कि भाई सॉल्यूशन आएगा क्या। आप dx डिटर्मिनेंट जो है, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dx डिटर्मिनेंट। dx डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट आप करोगे अगर, एक मिनट रुको, हाँ, c1 b2 माइनस c2 b1 दिख रहा है आपको। तो c1 b2 माइनस c2 b1। अच्छा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, d डिटर्मिनेंट का वैल्यू a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। दिस माइनस दिस करते हैं अपन, ये तो 2/2 का डिटर्मिनेंट अपने को सॉल्व करते आता है। इसका भी सॉल्यूशन लिख दो भाई, a1 c2 माइनस a2 c1। अब सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा d का वैल्यू क्या आएगा सबसे पहले, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे कि d का वैल्यू पहले लिख देता हूँ, a1 b2 माइनस a2 b1, सेम जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे। अच्छा, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा,
C1B2 माइनस C2B1, C1B2 माइनस C2B1, और dy का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से छापेंगे ना, A1C2 माइनस A2C1। तो क्रैमर भैया के हिसाब से ये सॉल्यूशन है, और यही सॉल्यूशन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आता था क्लास 10th में, याद करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको याद है कैसे करते थे, हर किसी को याद होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आपका यही आंसर आता था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो आंसर आ रहा है वही आंसर क्रैमर भैया ने बोला कि मेरी मेथड से करो तो भी आपका सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आ रहा है मतलब क्रैमर भाई साहब का मेथड सही है। लेकिन क्रैमर भाई साहब ने चीजों को थोड़ा सा और लेवल अप लेके गए। उन्होंने क्या बोला कि वी विल इंट्रोड्यूस 3 डिटर्मिनेंट्स। कितने डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस करना है वो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अगर 2 वेरिएबल है तो एक ज्यादा डिटर्मिनेंट, 3 डिटर्मिनेंट। अगर 3 वेरिएबल आ जाएंगे, अभी जैसे थोड़ी देर बाद आएंगे 3 वेरिएबल, तो वी विल हैव 4 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो 4 डिटर्मिनेंट्स भी आने वाले अपनी लाइफ में, बट अपन देखेंगे तब की तब। अभी अपन 3 डिटर्मिनेंट से डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले लिख के रखो अच्छे से कि ये आपके सॉल्यूशंस होंगे, है ना। और यहाँ पे ये भी लिखो कि सेम रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेम रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड, was also obtained in cross multiplication method of class 10th. Okay. टेक योर टाइम, आपने अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। ये जो मैंने लाइन का डायग्राम बनाया है इसको अपन मिटा देते हैं अभी, क्योंकि मैं अभी फिर से बनाऊंगा, चिंता ना करें। लिख लिया सबने? मैं नीचे आगे बढ़ूं? आई होप आपने लिख लिया। नहीं लिखा तो मेरे को इंटरप्ट कर देना। अभी ना 2 बातें हो सकती है हमारे पास, x और y के 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है? x का सॉल्यूशन ये आ सकता है और y का सॉल्यूशन ये आ सकता है। अब सॉल्यूशन के बारे में आप 2 बात बोल सकते हो, या तो सॉल्यूशन आएगा या तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है ना यार, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। तो हमें ना उस चीज को है ना कैसे डिफाइन करते हैं। वी टेक 2 केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम क्या बोलते हैं कि जो डिनोमिनेटर है d, भाई ये सब कुछ मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर ही डिसाइड करता है। डिनोमिनेटर अगर किसी दिन पागल हो गया और 0 हो गया तो सब कुछ नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो आंसर भी नॉट डिफाइन हो जाएगा x का और y का। तो मतलब दोनों लाइंस का सॉल्यूशन ही नॉट डिफाइंड है, मतलब नो सॉल्यूशन। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन ऐसे पढ़ाई गई थी, a1 a2 is equal to a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 means the lines are parallel। और अगर लास्ट वाला भी इक्वल हो जाएगा तो अपन उसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, है ना। अभी मेरा इरेजर नहीं आ रहा अच्छे से, एक बार में, एक मिनट, आ रहा है तो जा नहीं रहा है। ओके, तो अगर ये हो गया इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और अगर ये भी नहीं हुआ, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, मतलब मस्त इंटरसेक्ट करेगी लाइन, नाइदर पैरेलल नॉर कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट करेगी डेफिनेटली। तो वो सब अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था, वो तो अपने को आता भी था। स्ट्रेट लाइन में सेम चीज अपन ने पढ़ी थी, वो भी अपने को आती थी। अब हम है ना इसको थोड़ा नए नजरिए से देखेंगे। अब मैं देखूंगा कि अगर वैल्यू ऑफ d, ये जो डिनोमिनेटर है ना d, सब कुछ यही डिसाइड करेगा भाई। तो वैल्यू ऑफ d अगर 0 हो जाती है, नॉन जीरो हो जाती है, सबसे पहले अपन बहुत आसान केस लेते हैं कि भाई जो d है आपका, जो डिनोमिनेटर है, अगर वो नॉन जीरो हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो हो जाता है, मतलब जो d डिटर्मिनेंट है, जो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट है, वो नॉन जीरो हो जाता है। नॉन जीरो मतलब एक प्यारा सा नंबर आएगा जो कि 0 नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि अगर ये 0 नहीं है डिनोमिनेटर, तो क्वांटिटी इज डिफाइंड, मतलब x भी डिफाइंड होगा और y भी डिफाइंड होगा। x का वैल्यू भी डिफाइंड होगा और y का वैल्यू भी डिफाइंड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ dx dy क्या आता है। न्यूमरेटर कुछ भी आए अपने को कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए न्यूमरेटर, सब कुछ डिनोमिनेटर से था। तो अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो न्यूमरेटर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। न्यूमरेटर अगर 0 भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 अपॉन फाइनाइट इज 0, तो सॉल्यूशन आपका उस केस में 0 आ जाएगा। और अगर नॉन जीरो है अगर न्यूमरेटर, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्यूशन नॉन जीरो आ जाएगा, बट सॉल्यूशन जरूर आएगा। किस केस में सॉल्यूशन आएगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ
कैपिटल डी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में अपने को एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। इन दिस केस वी गेट यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ इसी केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब मैं लिख भी देता हूं इस चीज को, अब मैं वेरीफाई करके देखता हूं। अच्छा, डी का वैल्यू क्या है, ये है ना बच्चों, आपको दिख रहा है डी का वैल्यू ये है। एक बार लिख के देखते हैं ना, थोड़ी मस्ती करते हैं इसके साथ अपन, देखते क्या है। तो डी का वैल्यू, अच्छा छोड़ो, एक चीज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आर्या मुझे ये बताओ कि क्लास 10 में अपन ने जो चीज पढ़ी थी कि दो लाइंस के सॉल्यूशन आ रहे हैं, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो क्या कंडीशन होती है? वो रेशियो के टर्म्स, हाँ हाँ, रेशियो वाली, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। आई होप क्लास में हर बच्चे को ये चीज समझ में आती होगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि लाइंस आर नॉट पैरेलल, इन दोनों का स्लोप जो है वही डिफरेंट है ना। ये क्लास 10 में अपन ने पढ़ा था। अब क्रैमर भैया ने क्या बताया अपने को कि यूनिक सॉल्यूशन ऐसे आएगा, तो क्रैमर भैया का जो अपना तरीका है उसको भी वेरीफाई करते हैं। डी का वैल्यू क्या है, ये लेट अस राइट डाउन a1b2 माइनस a2b1, ये है ना डी, ये नॉट जीरो होना चाहिए। अगर ये नॉट जीरो होना चाहिए, इसका मतलब कि a1b2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू a2b1। इसका मतलब ये होना चाहिए कि a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। बात तो एकदम सही बोल रहे हैं क्रैमर भाई साहब, क्योंकि यही चीज अपन ने क्लास 10 में भी पढ़ी थी और यही चीज अपने को क्रैमर भाई साहब भी बता रहे हैं, है ना। वो उनका बताने का तरीका थोड़ा अलग है, वो थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट करके बता रहे हैं, बट द मीनिंग इज सेम, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक इन क्लास 10। मैं आपके जो क्लास नोट्स एकदम बच्चों जैसे बना के दूंगा, जस्ट लाइक क्लास 10, इट इज जस्ट लाइक क्लास 10 वाला रिजल्ट, ठीक है। ओके, तो इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा अपने पास? यूनिक सॉल्यूशन तब आएगा जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिफाइंड हो, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर किसी दिन पागल हो गया और वो जीरो हो गया ना, तो सबको पागल कर देता है, एवरीथिंग बिकम्स नॉट डिफाइंड। तो ये केस 1 था। अब केस 2 ये हो सकता है अपने पास कि डिनोमिनेटर जो डी है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब ये वाला जो वैल्यू है अपना ये जीरो हो जाए, इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, सॉरी सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। उस केस में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं, आराम से देखेंगे, चिंता ना करो आप, ये बहुत आसान है, आप चिंता ना करो, बस लिखते जाओ। अगर डी जीरो हो गया तो आपके पास 3 सॉल्यूशंस है, उनके बारे में क्या क्या बातें की जा सकती है वो देखते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन अपने पास था x का, 2 सॉल्यूशन है, सॉरी मेरे को 3 इक्वेशन याद होती है इस कारण। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है dx/d, सेकंड सॉल्यूशन है dy/d, ठीक है, dy/d। ये दोनों सॉल्यूशन जो है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर दोनों सॉल्यूशन नॉट डिफाइंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर वो डिपेंड करेगा, फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये dx जो है और ये dy जो है वो दोनों भी अगर जीरो हो गए तो न्यूमरेटर भी जीरो और डिनोमिनेटर भी जीरो। और आपको मैंने सिखाया है कि जीरो और जीरो को आप इनफाइनाइट तरीकों से काट सकते हो। तो अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जीरो हो गया तो यू विल गेट x की इनफाइनाइट वैल्यूज, एट द सेम टाइम यू विल गेट y की इनफाइनाइट वैल्यूज, तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। उसी चीज को अपन थोड़ा डिटेल में लिखेंगे अभी, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपका d तो पहले ही जीरो है, अब सब कुछ dx और dy पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ले लेता हूं कि मान लो कि dx और dy ये भी दोनों एक साथ जीरो हो गए, मान लो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। अब आप है ना ऊपर वाला केस भूल जाओ, इरेज इट टेम्पररली आउट ऑफ योर ब्रेन, क्योंकि ये तो बहुत आसान केस था। सिंपल सी बात है कि डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है तो हम लोग खुश है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे डिनोमिनेटर जीरो होता है हमारी दुनिया हिल जाती है, सब कुछ बदल जाता है अपने लिए, ठीक है, एकदम वक्त बदल जाते टाइप से हो जाता है। तो अभी डिनोमिनेटर जीरो हुआ है तो अब अपने को ज़्यादा दिमाग लगाना है। अब डिनोमिनेटर अगर जीरो हुआ है उसके साथ साथ न्यूमरेटर भी जीरो हो गया, तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा, व्हाट वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। उसका मैं एक और अभी आपको तरीका बताऊंगा सोचने का।
एक तरीका सोचने का इसका ये भी होता है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा है dx बाई डी ना। अच्छा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, डोंट राइट, स्टॉप राइटिंग, इधर देखो x इंटू डी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा x इंटू डी इज इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ पे y इंटू डी करता हूँ तो सेकेंड इक्वेशन कैसी दिखेगी, y इंटू डी, ठीक है, y इंटू डी इज इक्वल टू डी वाई। आ रहा है समझ में? अब स्टार्टिंग में ही अपन ने कसम खा ली थी कि इस केस 2 में जो डिनोमिनेटर d है वो तो जीरो है ही, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो बेटा जीरो है, ये भी जीरो है, तो इसका मतलब LHS तो जीरो डेफिनेटली है, LHS इज 110% जीरो, LHS जीरो है। अब अगर अपने को दुनिया में शांति चाहिए तो RHS जीरो होना चाहिए, क्योंकि LHS जीरो है तो RHS को भी जीरो होना है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना भाई। तो हमने दो केसेस बनाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो अगर dx और dy जीरो हो गए, dx और dy जीरो हो गए तो RHS भी जीरो आ जाएगा, दुनिया में शांति बरकरार रहेगी। लेकिन उस केस में ना आप देखो RHS जीरो आया आपका, LHS भी जीरो आया, तो उससे अपने को एक चीज समझ में आ गई कि LHS RHS हमेशा जीरो रहेगा। तो आप x की जगह कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, आपको हमेशा LHS RHS जीरो मिलेगा, बराबर मिलेगा। सोच के देखो, पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ x, ये तो जीरो है ही और ये भी जीरो है, तो जीरो इंटू एनीथिंग जो भी अपन पुट करने वाले हैं वो तो जीरो होगा ही होगा, है ना। और RHS भी जीरो है, और y के साथ भी सेम चीज, कुछ भी डालो आप, ये तो जीरो है ही d, और dy भी जीरो है, तो y की जगह आप कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब आप x और y की जगह कुछ भी डाल सकते हो, समझ रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन पुट, एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है आप वो डालोगे, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज इस पर्टिकुलर केस में सेटिस्फाई हो रही है ना, x और y के इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है आंसर में अपने पास, तो वील हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, रटना नहीं अपने को, अपन हर बार दिमाग लगाएंगे, हर बार दिमाग लगाएंगे कि नीचे वाला जीरो हो गया तो ऊपर वाला भी देखेंगे, अगर ऊपर वाला भी जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आते हैं, अच्छा इसको थोड़ा और डिटेल में अगर देखना चाहोगे आप, तो हम लोगों ने जब क्लास 10th में पढ़ा था तो ये दो लाइंस का केस होता था ना, दो लाइंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता था, इन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसिस्टेंट नहीं, क्या बोलते थे उसको, कोइंसिडेंट, यस, आई वाज नॉट गेटिंग द वर्ड, कोइंसिडेंट लाइन के केस में हुआ करता था ना। तो जो अपन ने पहले पढ़ रखा है ना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा अपनी मेमोरी जो है बरकरार रहे। कोइंसिडेंट लाइंस का केस हुआ करता था वो, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होता था, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है, यही हुआ करता था। और यहाँ पर भी आप अगर सही में चेक करना चाहोगे कि d जीरो है और dx जीरो है और dy जीरो है, तो भी आप देखोगे कि ये वाले रिलेशन अभी भी ट्रू आता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फिर से इक्वल आएगा, अगर आप सही में मेहनत करके dx dy लिखोगे तो। ठीक है, वैसे तो मैंने ऊपर लिखा है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, यहाँ रफ में कर देता हूँ, फिर कट करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो dx का वैल्यू क्या आ रहा था अपने पास, ये वाला c1 b2 c2 b1, मतलब c1 b2, देखो इधर हर कोई ध्यान से देखेगा, मैं आपको देखो सब चीज़ एकदम बेसिक से पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो दिमाग लगाएंगे जितना उतना समझ में आएगा। मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, पूरा दिमाग है, लॉजिकल, और 110% मैं लिख के साइन करके दूंगा आपको क्लास के एंड में कि क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो फिर क्या ही करेंगे, वैसे तो आएगा है ना, डेफिनेटली आएगा, मतलब रिकॉर्ड हर साल आता है, हर साल मैं हर साल साइन करके देता हूँ और हर साल आता है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड तक में मैं साइन करके देता हूँ, तो अभी भी दूंगा मैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 नंबर आपके पक्के, 4 नंबर, एडवांस में भी आता है, मेंस में भी आता है। देखो ध्यान से, अगर dx जीरो हो गया तो c1 b2 इज इक्वल टू c2 b1, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, b1 बाय b2 मेरे को LHS में देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, और c1 बाय c2 RHS में चलेगा। अच्छा dy के बारे में बात करते हैं, अगर dy जीरो हो गया इसका मतलब a1 c2 इज इक्वल टू a2 c1, चमक रहा है क्या, विच वुड मीन कि a1 अपॉन a2 c1, सॉरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दिख रहा है। अब इसका RHS और इसका RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम होगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको क्या ही मिलेगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, वही आया जो क्लास 10th में आया करता था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट लाइन ऐसी आया करती थी, और अभी भी वही आ रही है, अभी भी अपने पास वही आ रहा है, तो आप इसको जरूर लिखें। इसको मैं यहाँ से अभी कट कर देता हूँ, ठीक है।
तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर केस का। समझ में आ रहा है आपको? तो जो अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था वो ये था, और जो भी अपने को क्रेमर भाई साहब ने पढ़ाया उससे भी यही रिजल्ट आ रहा है। ये सिर्फ वेरीफाई करके देख लिया। आपको अगर भरोसा नहीं होता है तभी आप वेरीफाई करते हो, तो मैंने आपको भरोसा भी दिला दिया कि भाई क्रेमर भाई साहब की बात गलत नहीं है, इज राइट। अब हम बात करेंगे दूसरे केस की। मान लो ये तो डी तो अपना जीरो है ही, डिनोमिनेटर को आंख बंद करो पहले तो, हर कोई डिनोमिनेटर जीरो दिख रहा है सबको? हाँ, अब न्यूमिनेटर की बात करेंगे। एक बार अपन ने देख लिया कि न्यूमिनेटर जीरो है। अब हम देखेंगे कि दोनों न्यूमरेटर जो है फाइनाइट हो गए। अगर दोनों न्यूमरेटर अगर फाइनाइट हो गए तो क्या होगा? कोई बताना चाहेगा क्या होगा? नो सॉल्यूशन आएगा। सिंपल सी बात है। अगर dx और dy दोनों की दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए मेरे को, dx कॉमा dy नॉट इक्वल टू जीरो लिखना चाहिए, तो उस केस में वी विल गेट नो सॉल्यूशन। आप फटाफट ज्वाइन बैक करो, लेक्चर कट होगा। मेरे को 2 मिनट के अंदर सब चाहिए, है ना? ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी जल्दी आओ वापस प्लीज। ओके, तो dx कॉमा dy अगर नॉन जीरो हुआ तो ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी जैसे 2 3 4 है ना, मान लो 2 है और नीचे 0 है, तो 2/0 क्या होता है? नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस। जैसे मैंने 0/0 को नॉनसेंस नहीं बोला था। 0/0 तो एक्चुअल में अपने को पता है कि ये इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकता है ना, क्योंकि अपन ने इस तरीके से देखा तो ज्यादा समझ में आता है कि LHS भी 0 RHS भी 0, कुछ भी डालो xy की जगह, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। xy कैन बी एनीथिंग, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे अपने पास। ओके, तो 2/0 तो नॉनसेंस है, नो सॉल्यूशन आएगा। तो इस केस में अपने पास नो सॉल्यूशंस आएंगे। नो सॉल्यूशन जो मैंने कक्षा 10वीं में आपको पढ़ाया था, है ना, या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, तो उसमें हमने ये पढ़ा था। नो सॉल्यूशन में क्या होता था? लाइंस आर पैरेलल, है ना। लाइंस आर पैरेलल मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, तो लॉजिक है इसके पीछे भाई। दोनों लाइन का स्लोप बराबर है तो ऐसा आएगा, है ना। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, ये dx डिटर्मिनेंट जो है और dy डिटर्मिनेंट जो है, उनका वैल्यू अपन ऊपर से छाप के लिखेंगे ना, c1b2 c2b1 a1c2 a2c1, ठीक है। मेरे को याद हो गया, मैं नीचे लिख देता हूँ dx और dy डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ताकि अपने को थोड़ा आसानी हो जाए। तो जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम राइटिंग, ताकि हमको स्क्रॉल करके ऊपर ना जाना पड़े। तो dx डिटर्मिनेंट था c1b2 c2b1 और dy डिटर्मिनेंट वाज ये था ना, हाँ, a1c2 और a2c1, ठीक है। हाँ, अगर आपको अब क्रेमर भैया पे भरोसा नहीं है, क्रेमर भाई साहब पे भरोसा नहीं है, तो आप अपना खुद का रिजल्ट भी निकाल सकते हो। जैसे डी डिटर्मिनेंट भी मेरे पास लिखा हुआ था। व्हाट वाज दैट? a1 था ना, हाँ, a1b2 माइनस a2b1। आई होप सही है, हाँ सही है। तो देखो डी तो जीरो है भाई साहब अपने पास, डी तो जीरो है। इसका मतलब यहां से तो तय है एक बात, यहां से एक बात तय है कि आपको a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर तो निश्चित तौर पे मिलेगा, ये तो मानते हैं अपन। ये नॉन जीरो है, दिस इज नॉन जीरो एंड दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो। यहां से देखो ना, किसका कुत्ता है भाई? देखिए, तो ये दोनों नॉन जीरो है। अगर दोनों नॉन जीरो है तो आप क्या बोलोगे? देखो इधर से नॉन जीरो करेंगे तो क्या आएगा? c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। किसी को फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना? देखो ये a1c2 दिया हुआ है, ये नॉट इक्वल टू a2c1 दिया हुआ है। a2 को नीचे ले आओ, इधर c2 को नीचे ले आओ, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सब बच्चों वाली बातें आनी चाहिए अपने को। चलो, तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर केस, वो रिजल्ट ये बन रहा है कि इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, बट b1/b2 का वैल्यू c1/c2 के बराबर नहीं है, और a1/a2 का वैल्यू भी c1/c2 के बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 ये b1/b2 के बराबर तो है, बट ये दोनों की दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है। वही रिजल्ट आ रहा है ना जो कक्षा 10वीं में आ रहा था, नो सॉल्यूशन का, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस का जो सॉल्यूशन पहले आता था अपने पास, आज भी अपने पास वही आ रहा है, ठीक है।
तो क्रैमर भाई साहब की बात में दम तो लगा अपने को, लेकिन थोड़ा उसने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके बताया, बट स्टिल ये कॉम्प्लिकेशन अपने लिए 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन में आसान हो जाएगा, है ना। मतलब वहाँ पे अपने केसेस ज़्यादा है, बट स्टिल एक तरीका मिल जाएगा अपने को 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने का। सॉल्व तो करना सीख ही गए अपन, लेकिन सॉल्यूशंस को डिफाइन करने का। तो अपन ने मोटा मोटा आज 2 चीज़ पढ़ा। पहला क्या पढ़ा अपन ने कि सॉल्यूशन जो होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है dx बाई डी, y का कोऑर्डिनेट होता है dy बाई डी। आ रहा है समझ? ये क्रैमर भाई साहब ने बोला। फिर हमने खुद ही दिमाग लगाया कि अगर नीचे वाला आइटम जो है सब कुछ वही डिफाइन करता है, डिनोमिनेटर डिफाइंस एवरीथिंग इन मैथ्स, तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आइटम जो हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि डिनोमिनेटर को खुश कर दो, डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। तो अगर कैपिटल डी जो नीचे लिखा हुआ है वो अगर नॉन जीरो, आई रिपीट नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो हुआ तो मस्त सॉल्यूशन आएगा, एकदम मस्त, बहुत प्यारा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन व्हेन डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड विल गेट द सेम कंडीशन जस्ट लाइक व्हाट वी यूज्ड टू गेट इन क्लास 10th, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। दूसरे केस में क्या क्या हो सकता है कि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया, तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, है ना, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो सब कुछ न्यूमरेटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हो, है ना, ऐसे सोच सकते हो कि अगर न्यूमरेटर भी जीरो हो गया तो LHS RHS दोनों जीरो, कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, XY की जगह कुछ भी डालो, XY की जगह कुछ भी डालो भाई, इन्फिनिट वैल्यूज XY की डालने पर ट्रू आएगा आपका LHS RHS, कुछ भी डालो LHS RHS हमेशा इक्वल आएगा, मतलब हमेशा ट्रू। तो XY की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वी कैन पुट इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ XY के इन्फिनिट सॉल्यूशन आता है। ऐसा कब आता है? व्हेन द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये लाइंस दोनों की दोनों कोइंसिडेंट है, ठीक है। तब जाके अपने को ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि हजारों करोड़ और लाखों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। और तीसरी बार में क्या होता है कि आपका डी तो जीरो है ही, मतलब LHS तो भाई जीरो है, LHS तो डेफिनेटली जीरो है, लेकिन dx और dy नॉन जीरो हो गया, dx और dy नॉन जीरो हो गया, मतलब RHS इज नॉन जीरो। तो इधर जीरो और इधर नॉन जीरो, मतलब XY कुछ भी डालो कभी भी LHS RHS इक्वल नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि इस साइड तो जीरो बन रहा है, इस साइड नॉन जीरो बन रहा है ना, तो बराबर हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी डाल दो XY की जगह, LHS तो जीरो ही रहेगा, है ना। तो इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा अपने पास। या आपको एकदम आम भाषा में सोचना है तो नीचे जीरो आ गया मतलब क्वांटिटी नॉनसेंस, नॉट डिफाइंड, खत्म, क्योंकि ऊपर फाइनाइट नंबर है। ऐसे भी सोच सकते हो या ऐसे भी सोच सकते हो। मैं ऐसा सोचना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में मैं ऐसा सोचेंगे, है ना, तो ज़्यादा आसान लगता है। आई होप आपने यहाँ तक लिखा होगा, यहाँ तक आपने समझा होगा। तो अब मैं आपको है ना एक और टर्म बताता हूँ जो बुक्स में यूज होता है, दैट इज कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। आप है ना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। अगर आप जो भी लिख रहे हो लिखना बंद करो और इमेजिन करो कि मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ और आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन है, पीरियड, एंड ऑफ द स्टोरी। अगर एक भी सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? एक भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, वी हैव नो सॉल्यूशन वाला केस, देन इट इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। तो एक और टर्म अपने को लिखना होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसे ये वाला केस जो है केस 1, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन अपने को दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आया मतलब कंसिस्टेंट है, खत्म। यहाँ पे आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे। अब एक सॉल्यूशन आए या 1 करोड़ सॉल्यूशन आए, मेरे को बस मतलब है कि सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने बच्चों को देखा है कंफ्यूज होते हुए, रट लेते हैं कंसिस्टेंट आएगा इस केस 1 में कंसिस्टेंट, केस 2 में इनकंसिस्टेंट। रटना नहीं है यार, कुछ भी मत रटो, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर अपन नो सॉल्यूशन का केस है तो डेफिनेटली एक भी सॉल्यूशन नहीं, तो आप इसको इनकंसिस्टेंट बोलोगे। तो ये एक और तरीका होता है जो आपको किताबों में और क्वेश्चंस में मिलेगा कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ओके। तो आपको अगर मैं बोलता हूं कि यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, कि मैं आपको टाइम दूं थोड़ा सा लिखने के लिए, किसी ने नहीं लिखा तो मेरे को टोक दो, वरना क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके गुड। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि आपके सामने तीनों केसेस सॉर्टेड है दिमाग में, सबके दिमाग में सब कुछ अच्छे से तीनों केस फिट हो गया? क्रैमर भाई साहब की लैंग्वेज में याद हुआ सबको? नहीं हुआ होगा अभी तक, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। मैं आपको याद कराने का तरीका बताता हूँ, कभी भी रटो मत, ऑलवेज थिंक बाय लॉजिक, ऑलवेज गो लॉजिकल, है ना, कुछ मत रटो। ये तरीके अपन ने देख लिए, बट ऐसा नहीं कि इनको रट लेना है ना। तो ये अपने पास सॉल्यूशन होते हैं।
मान लो अगर मैंने आपको बोला, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं अभी कैमरा ऑन करूंगा, थ्री सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, अभी ध्यान से सुनना आप लोगों ने, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर कोई, मैं बार बार वार्निंग कर रहा हूँ। मान लो आपको अगर मैंने बोला कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक वन सॉल्यूशन आ रहा है, तो आपको क्या सोचना है यूनिक सॉल्यूशन में? कुछ नहीं रटेंगे अपन, आपको ये सोचना है कि सॉल्यूशन अगर यूनिक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो डेफिनेटली नॉन जीरो होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको मैं बोलता हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, तो उसकी कंडीशन क्या आएगी कि डिनोमिनेटर आपका मस्त नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो होते ही गड़बड़ हो जाती है ना? तो अगर आपको बोलता है वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, तो आप बोलेंगे डी नॉट इक्वल टू जीरो, खत्म, बात ही खत्म होगी। फिर अगर अपन बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, कोई नहीं रटेगा, क्लास में एक एक बच्चा अच्छे से लॉजिक समझेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ऊपर भी जीरो आना चाहिए, नीचे भी जीरो होना चाहिए, दोनों तरफ। क्लियरली मीन्स कि आपका डी भी जीरो होना चाहिए, dx भी जीरो होना चाहिए और dy भी जीरो होना चाहिए। सब कुछ जीरो हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तीसरी बात होती है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन अपना दिमाग लगाएंगे अपन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब होता है कि केवल और केवल और केवल डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, न्यूमरेटर से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब न्यूमरेटर ऑब्वियसली नॉन जीरो होना चाहिए, है ना? न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, एट द सेम टाइम जो dx और dy है उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो काम चल जाएगा अपना। इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो अपना काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो कि अगर, हाँ ठीक है ना, dx और dy दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ लिखा है दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, एक भी एक की बात नहीं होगी यहाँ पे, दोनों की ही बात होगी। एक की बात अपन तीन सिस्टम में करेंगे। तो आपको मैंने तीन केस बताए, तीनों केस आपको जैसे ही यूनिक का क्वेश्चन आता है आपको अपने हिसाब से सोचना है। यूनिक मतलब डिनोमिनेटर आपका खूबसूरत होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब दोनों जीरो होने चाहिए, मतलब dx dy और d तीनों जीरो हो गया, कुछ रटने की जरूरत पड़ी नहीं। और नो सॉल्यूशन का मतलब कि केवल और केवल डिनोमिनेटर जीरो, न्यूमरेटर जो है दोनों की दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। क्लियर है सबको तीनों केसेस? क्या आपको रटना पड़ेगा? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको रटना पड़ेगा तो आपको मैथ्स नहीं आती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रटने वाली फीलिंग मतलब मैथ्स नहीं आती है। और अगर आपको लग रहा है कि एफर्टलेसली दिमाग में घुसा है, क्वेश्चन मिलते ही अपन सोच लेंगे, तो आपको आ गया सब कुछ। ठीक है, तो इसको समरी बना के आप लिख लो नीचे, दिस इज द फाइनल समरी। ओके, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। जो अपन ने पढ़ा है उसका सार जो है वो ये है। लेकिन ना मैं आपसे एक और बात करूंगा, तीन पॉइंट लिखे मैंने आपके सामने, ठीक है, तीन केस लिखे, 1 2 3। अद्वैत अनम्यूट करो और मुझे ये बताओ कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंट, और कुछ नहीं बोला, दे आर कंसिस्टेंट, तो आपको क्या क्या कौन कौन से केसेस सोचने हैं? सर यूनिक सॉल्यूशन वाला एक और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों वाला। को सोचना पड़ेगा। अब उसमें से जो सही हो जाए सही हो जाए, वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन आपके दिमाग में कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, तो दोनों केसेस में से कोई एक हो सकता है। तो अपने दिमाग में जो शक जाना चाहिए वो फर्स्ट और केस सेकंड केस में जाना चाहिए। अगर बोलता है कि सिस्टम इज नॉट इनकंसिस्टेंट, तो आप सोचोगे कि डेफिनेटली थर्ड केस, नॉट इवन अ चांस कि फर्स्ट और सेकंड केस होगा। ऐसे सोचते, ऐसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको एक। खैर ये 2 by 2 अपन बिना इसके भी, क्रैमर के भी कर सकते हैं, है ना? मैं तो बिना क्रैमर के करके बताता हूँ। ये सब मैं इसलिए आपको इतनी कहानी सिखा रहा हूँ ताकि अपन 3 by 3 समझ सके। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, अपन 3 by 3 पढ़ेंगे। देखिए, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज और नहीं लिखी है, लिख देता हूँ। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और लास्ट वाला इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दिस इज अवर समरी। देखिए, द नंबर ऑफ वैल्यूज of k for which the system of equation for which the system of equations इक्वेशंस क्या है यहाँ लिख रहा हूँ मैं, k plus 1 into x plus 8y
इज इक्वल टू 4k। मैं किसी भी बच्चों को अनम्यूट करने के लिए बोलूँगा, आप एकदम रेडिली अनम्यूट करके अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। डरने की बात नहीं है, मैं गलत आंसर पे कभी किसी को डांटता ही नहीं। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत गलत आंसर दिए, सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत डांट भी खाई है मैंने, तो मैं तो डांटता भी नहीं। तो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, हैज नो सॉल्यूशंस। हाँ बेटे सागर, अब बताओ मेरे को सबसे पहली चीज, एक सिंपल सा सवाल कि नो सॉल्यूशन में आप क्या सोचोगे? नो सॉल्यूशन में ना आपके दिमाग वही में वो A1। ये फोटो सुनो सुनो, हाँ? ये फोटो होना चाहिए आपके दिमाग में, ये वाला एक्स और वाई का, बस बाकी कुछ मत याद रखो, A1 A2 वगैरह भी मत सोचो। हाँ। आप पहले मेरे को क्रैमर के हिसाब से बताओ क्या करेंगे अपन। D 0 होना चाहिए हाँ और dx और dy नॉन जीरो। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। आप अगर ये वाला शक्ल याद रख के दिमाग लगाते हो तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं। डेफिनेट नो सॉल्यूशन मतलब अकेला डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, केवल डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए स्ट्रिक्टली, मतलब d0 एंड dx dy दोनों एक साथ नॉन जीरो। ओके, इज दैट ओके? एक तो क्रैमर भाई साहब का तरीका, लेकिन इसको तो अपन यार कक्षा 10वीं के बच्चे से भी सॉल्व कराएंगे तो वो कर लेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो वैसे ही करो ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जरूर क्रैमर सिखाया है, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप क्रैमर से सॉल्व करो। हाँ, क्रैमर से अपन 3/3 का सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2/2 तो वी कैन स्टिल सॉल्व। नो सॉल्यूशन मतलब अपने को पढ़ाया गया था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 मैं डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूँ, C1/C2 ये सिखाया तो गया था ना अपने को, मतलब लाइंस आर पैरेलल, इफ द लाइंस आर पैरेलल। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे लाइंस पैरेलल वाला केस लिखा ही नहीं, हाँ बनाया है मैंने, बट मैंने इसका फोटो नहीं बनाया। आई विल ड्रॉ दैट। तो पैरेलल लाइंस मतलब ये सर आंसर आंसर एक वैल्यू आ रही है। अच्छा, क्या आंसर आ रहा है आपका, मतलब द नंबर ऑफ वैल्यूज में? वन वैल्यू ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको ना। पहला है इनफाइनाइट, सेकंड है 1 एंड थर्ड है 2 एंड फोर्थ है 3। आपका आंसर आ रहा है 1, मेरा बी आंसर आ रहा है आपका ना? हाँ ठीक है, हाँ आई थिंक करेक्ट है। आंसर क्या आ रहा है? बी, मतलब एक जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या है? हाँ सर, वो एक वैल्यू 3 आ रही है, ओके, 1 भी आ रहा होगा आपका आंसर, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो रिजेक्ट हो जाएगा। Good, बहुत बढ़िया। तो अपन ये वाला कंडीशन लगाते हैं। अब देखो A1/A2, A1 मतलब क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, और A2 मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला x का कोएफिशिएंट। B1 मतलब हो जाएगा ये 8, और इधर B2 हो जाएगा k+3। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है ना, कोई ज़्यादा लोड मतलब। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दिया है ना, चलो मेरे को याद आया तो बता देता हूँ। इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कांस्टेंट होता है ना C1 C2, ये हमेशा RHS में होना चाहिए। इस चीज़ का आप एकदम खास तौर से ध्यान रखेंगे पूरे थ्रू आउट दिस थ्योरी ऑफ क्रैमर्स रूल। कांस्टेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑन दी राइट हैंड साइड। एक भी RHS के पहले अगर LHS में आ गया, आंसर गलत आ जाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिए आप पूरी चीज़ का। अभी यहाँ पे क्या लिखा है 4k, इस पे तो फर्क नहीं पड़ता है, इसमें तो दोनों बाहर होने चाहिए या दोनों अंदर, क्योंकि रेशो लोगे, दोनों का साइन से फर्क पड़ता है अपने को। तो 4k/3k - 1, ठीक है। आई एम गेटिंग आंसर्स, 3 आंसर है, यस। आर्या का आंसर भी आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये नॉट इक्वल होना चाहिए, ये मैंने यहाँ इक्वल कर दिया, दिस शुड बी नॉट इक्वल, मतलब पहले इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आएगा, k × k+1 × k+3, दिस विल बी k² प्लस 3 + 1 कितना होता है 4k, प्लस 3 × 1 कितना होता है 3, दिस इज इक्वल टू 8k, है ना। ऑप्शन बी अदिति का भी आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। k² - 8k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4k आएगा ना, सॉरी। तो k² - 4k प्लस 3, तो यहाँ से आपके पास k-1 आएगा एक, और एक k-3 आएगा फैक्टर, विच वुड मीन कि k का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या तो k का वैल्यू 3 हो सकता है, ठीक है। आप टेक्निकली अगर देखोगे अगर, तो आपको 2 आंसर दिखाई देंगे, आप तुरंत खुशी खुशी टिक कर दोगे कि हाँ वी आर गेटिंग 2 आंसर्स, तो 2। ये नहीं करना आप कभी भी। मैंने आपको पहले ही दिन जब लास्ट ईयर लॉग पढ़ाता था ना, तभी मैंने सिखाया था ऑलवेज बैक सब्स्टिट्यूट। ये जो k1 है और k3 है, k का वैल्यू 1 डालकर देखो यहाँ पे, अब ये तो ट्रू आएगा ही आएगा। अरे यार, ये वाला पार्ट तो ट्रू आएगा ही आएगा आपका, k इस पे मत डालना,
ये सेकंड और थर्ड में डाल के देख लो आप, k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 3 भी उसमें डाल के देख लो। तो k इज इक्वल टू 1 यहाँ पे डालेंगे तो 8 अपॉन k प्लस 1 4, अरे k 1 प्लस 3 मतलब 4, k की जगह 1 डाला मैंने, और यहाँ पे भी k की जगह 1 डालेंगे तो 4 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। ओके, पूरे में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में डाल दो। वैसे तो खैर पूरे में डालने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो ये क्या रहा अपने पास, 2 नॉट इक्वल्स टू 2 है ना, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 इज फॉल्स डेफिनेटली, मतलब k इज इक्वल टू 1 जो है वो बकवास सॉल्यूशन, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अरे नॉट इक्वल का साइन तो वैसे भी पहले से था, वही लगाया मैंने, तो अपने पास आ गया 2 इज नॉट इक्वल टू 2, फॉल्स होता है। k 3 चेक करते हैं इन दोनों पे चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। ऑब्वियसली अपन ने इनको सॉल्व करा तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही, ये दोनों इक्वल आने ही आने हैं, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। k इज इक्वल टू 3 यहाँ पे डालेंगे तो k अपॉन 3 प्लस 3 ओह 6, एक्सेलेंट। यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन है तो वही लगा दूंगा, 4 3 ज़ा 12 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1, 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौवे 8, 2 तिया 6 इज नॉट इक्वल टू 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। हाँ ये तो ट्रू है, ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, दिख रहा है साफ साफ, आँख के अंदर थोड़ी अपन, तो दिस इज ट्रू, मतलब k इज इक्वल टू 3 जो है वो इसको, इस बात को ट्रू साबित कर रहा है। तो आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 3, ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज k इज इक्वल टू 3, दैट इज वन सॉल्यूशन। ऐसे हजारों क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आया था ये जेईई में, मेरे को ईयर याद नहीं वरना लिखवा देता, एकदम रिसेंटली आया था। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किस्मत होती कभी कभार अपने को 2/2 मिल जाता है। अभी अपन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है, इसी के पैसे दे रखे अपन ने ना, देखिएगा ध्यान से, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, अच्छा मैं आपको एक एडवाइस दूंगा अभी कि राइट हॉरिजॉन्टली, पेपर में वर्टिकली मत लिखना, हॉरिजॉन्टली लिखना, ठीक है। ये वाला पेज अभी तो भले ही आप लिख लो हॉरिजॉन्टल, बट अगला जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, चलो मैं आपको इत्तला कर दूंगा, आप वो चीज़ पूरा वर्टिकली लिखना। ओके, दिस इज यू कैन, दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन कंटिन्यू विद राइटिंग वर्टिकली। साइमल्ट, ये मैंने क्या स्पेलिंग लिखी है, कितना घटिया दिख रहा है, साइमल्टेनियसली, सही है क्या, सही है। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिखना चाहिए वैसे तो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अच्छा 3 वेरिएबल्स है अपने पास x y z, तो डेफिनेटली इक्वेशंस भी 3 होगी, अदरवाइज असंभव है इसको सॉल्व करना इन 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा मैं आपको है ना यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज फॉर नॉन होमोजीनियस। अब ये नॉन होमोजीनियस क्या होता है बताता हूँ, टेंशन नहीं लो इतना। तो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, तीनों इक्वेशन किस तरह की होगी, इस तरह की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z। अब देखो यहाँ पे z आ गया है, कहानी में एक z आ गया है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू d1, कोई अलग कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, हैबिट यही होनी चाहिए। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, 3 वेरिएबल आएंगे x y z, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इज इट ओके, ठीक है, लिखो यहाँ तक। अब ये नॉन होमोजीनियस का मतलब पहले सुन लो, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं 10 सेकंड लगेगा, सिंपल है। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि ये जो d1 d2 d3 ये एक साथ 0 ना हो जाए, मतलब अगर ये क्या होगा ना, आपको मैं होमोजीनियस भी पढ़ाऊंगा, कभी कभी क्या होता है कि तीनों की तीनों जो कांस्टेंट होते हैं वो 0 0 0 होते हैं, उसको अपन कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
होमोजीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि हर टर्म का डिग्री फिर 111 हो जाता है। यहाँ पे हर टर्म का डिग्री 111 नहीं है, इस टर्म का डिग्री 0 है, तो ये नॉन होमोजीनियस हुआ। ये मतलब इसका थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से समझना हुआ साधारण भाषा में कि d1, d2 और d3 अगर 0 हो गया तो होमोजीनियस कहलाएगा, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। तो अभी अपन नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे हैं। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा कि d1, d2, d3 आर नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट एक उनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। लिख लो यहाँ पे आप खुद से, मैं इसकी अपीयरेंस बिगाड़ना नहीं चाह रहा हूँ। आप लिख लो कि d1, d2, d3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। खैर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी थियरीज जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। पहली बात तो क्रैमर भाई साहब ने बोला कि मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, मुझे सब आता है। उसने ऐसा बोला कि मेरे को सब आता है, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन नहीं, मैं ये बताऊंगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, वो अपन डिफाइन कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल होती है वो क्या होती है, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि ये वाली इक्वेशन जो है 2x + 3y = 7, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये क्या है, कोई भी बताओ मुझे। ज्योमेट्रिकली इसका क्या लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। गुड, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल देखता हूँ तो वो प्लेन होता है। क्या होता है, प्लेन होता है। मतलब दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ये इन 3D, ठीक है। तो ये तीनों क्या है अपने सामने, प्लेन लिखे हुए। तो अपने को थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसमें। आपको अगर प्लेन चैप्टर आता तो आपके मज़े हो जाते, फिर तो आपने लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि इसको प्लेन चैप्टर के बाद पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या होता है कि बिना प्लेन चैप्टर पढ़े भी वी कैन मैनेज डिसेंटली, आराम से अपन मैनेज कर लेंगे ना, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि उस समय तक बहुत देर हो जाती है। ये डिटर्मिनेंट में पढ़ के ख़त्म कर लो तो अपने को ज़्यादा आसान लगेगा। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D लिखा हुआ है ये 3। अभी होता क्या है कि हमारे पास अब 3 प्लेन है। अब 3 प्लेन में ना किसी भी बहुत सारे तरीकों से टकराहट हो सकती है। 3 प्लेन्स कैन इंटरसेक्ट इन मेनी वेज। जैसे 3 लाइंस अगर होती या 2 लाइंस होती थी तो वो पैरेलल हो सकती है, या फिर कोइंसिडेंट हो सकती है, या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकती है। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी विद 2 लाइंस, बट 3 लाइंस के साथ देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज, है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सारी पॉसिबिलिटीज अपन देखेंगे आराम से। पहली बात तो आपको ये समझना है कि लाइन मतलब ये होता है, दिस इज अ लाइन। और लाइन में ना 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा कि या तो आप ऐसे सोचो कि हमारे पास कोई भी पॉइंट अगर इसमें होगा तो उसको अपन x और y कोऑर्डिनेट ही डिफाइन कर पाएंगे। मतलब इस लाइन के आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको पॉइंट मिलेगा, उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, लेकिन पॉइंट तो लाइन पे ही लाई कर रहा है। फिर और आगे जाओगे तो भी आपको 2 ही पॉइंट मिलेंगे, x और y। आप क्या ऐसा कर सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है इसको लाइन पर रखा हुआ बोल सकते हो क्या? क्या ये पॉइंट लाइन पर रखा है? नहीं, ये लाइन पर नहीं रखा है, लाइन के बाहर है ना। तो लाइन के ऊपर कितने पॉइंट अपन देख सकते हैं? इनफाइनाइट, और सबके कोऑर्डिनेट एक्स वाई के टर्म में होंगे। लेकिन अगर कहानी में z आ जाता है, मतलब अगर कहानी में z आ जाता है तो अपने पास वो लाइन नहीं होगा, फिर वो प्लेन होगा। एंड प्लेन कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है। प्लेन इस तरह से नजर आता है। एक पेपर, जैसे आपका जो पेपर है ना, उसको आप हल्के से उठा के देखोगे तो इट इज अ प्लेन, है ना, एकदम। दिस इज अ सिंपल प्लेन। इस प्लेन में कोई भी पॉइंट रहेगा। हाँ सागर बोलो। सर प्लेन 4 लाइन से बनना चाहिए ना? नहीं, किसने कहा आपसे ये वाली 4 लाइन? हाँ। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं सोच रहा आप। प्लेन बेटे यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आप क्या सोच रहे हो ये खत्म हो गया प्लेन? प्लेन यहाँ पे जाएगा इधर पूरा आगे तक, ऊपर जाएगा, ऊपर आकाश लोक तक, नीचे जाएगा पाताल लोक तक, और इधर भी जाएगा कहीं स्वर्ग लोक तक। चारों तरफ जाएगा प्लेन भाई साहब। आप सोचो बहुत बड़ी दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ी दीवार है, ठीक है। खत्म थोड़ी हो रहा है। और हो सकता है कि ये भी तो प्लेन हुआ ना, ये प्लेन नहीं है क्या बताओ? इज इट नॉट अ प्लेन? ये लाइन से बना है क्या? आप समझ रहे हो? ये सर्कल आपका जो CD रोम होता है, जो CD डिवाइस होता है, वो भी तो प्लेन ही है एक तरीके से, सर्कुलर शेप का है। तो प्लेन तो कोई भी शेप का हो सकता है। हम लोग उसको जनरली दिखाते हैं रेक्टेंगुलर, ये मतलब इस शेप में दिखाते हैं जनरली, ओके, ताकि थोड़ा जल्दी आसानी से अपने को समझ में आए। बट प्लेन किसी भी शेप का हो सकता है,
कोई भी शेप का हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो 4 लाइन से प्लेन नहीं बनता है, प्लेन बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स से बनता है। ठीक है, तो आप अपने घर की कोई एक दीवार को देख लो, उस दीवार पर अगर आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हो, कहीं पर भी अगर आप फिंगर पॉइंट करके या टच करते हो, तो यू विल गेट अ पॉइंट। उस पॉइंट के ना 3 कोऑर्डिनेट आ सकते हैं, एक एक्स और एक वाई और एक जेड, तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, यू आर नॉट 2D का मतलब क्या होता है, सुनो इधर, 2D का मतलब होता है कि किसी एक डायरेक्शन में मूव करना, दिस इज 2D, समझ रहे हो। 2D मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करना, आगे या पीछे। 3D का मतलब क्या होता है कि आपके पास अब डायरेक्शन ये वाला भी आ गया, साइडवेज भी आप मूव कर सकते हो, यू कैन मूव साइडवेज ऑल्सो, ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हो, तो वो 3D में आ जाएगा, है ना। अब अगर 3D में पूरी तरह से अगर आपको सिर्फ प्लेन पे रहना है, तो आप एक लाइन पे अगर मूव कर रहे हो तो आगे पीछे, और थोड़ा सा भी साइड चले गए तो इस तरफ आ जाओगे, है ना। तो मतलब हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया, मैं आपको जितना समझा रहा हूँ अभी उतना समझो बस, ठीक है। पहली बात तो प्लेन 4 लाइन से नहीं बनता है, प्लेन बनता है बहुत सारे पॉइंट्स के कलेक्शन से, जो कि एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रखे गए हो। जैसे दीवार पर जितने भी पॉइंट है वो सारे दीवार पर रखे गए हैं, है ना, तो वो प्लेन बना दे रहा है। अभी अपन देखेंगे काम की बात, इनका जो सॉल्यूशन होता है ना। तो क्रैमर भाई साहब ने बोला कि इनका सॉल्यूशन वो बताएंगे अपन को। तो उन्होंने बोला कि कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो जितने वेरिएबल होते हैं उससे एक ज़्यादा डिटर्मिनेंट क्रैमर भैया इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्रैमर भैया ने बोला है कि सिंस वी हैव 3 वेरिएबल्स, वी विल बी नीडिंग 4 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमको 4 डिटर्मिनेंट्स की जरूरत पड़ेगी क्रैमर भैया के हिसाब से। अच्छा, तो क्रैमर भैया के हिसाब से जो पहला डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, जस्ट लाइक जैसा अपन ने पहले सोचा था। तो मैंने आपको जो 2x2 की इतनी रामायण बताई थी ना, वो सिर्फ इसलिए बताया था ताकि अपने को ये सब चीज़ें समझ में आ जाए, है ना, जो अभी क्रैमर भैया बोलने वाले। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, हाँ, 3 वेरिएबल 4 डिटर्मिनेंट। पहला डिटर्मिनेंट बनेगा ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, D1 वाला नहीं। ठीक है, तो लिखो मेरे साथ आप, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। और दूसरा डिटर्मिनेंट जो होगा दैट विल बी D1 डिटर्मिनेंट। D1 को अपन प्यार से DX भी बोलते हैं। ठीक है, तो D1 डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, कोई गेस करना चाहेगा? एनीवन? बहुत इजी, आप आराम से सोचोगे बन जाएगा। D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 बहुत C3। बढ़िया, मतलब कॉलम 1 जो है उसमें आपने छेड़खानी कर दी, तो फर्स्ट कॉलम में छेड़खानी करोगे तो D1 बन जाएगा, सेकंड कॉलम में छेड़खानी करोगे तो D2 बन जाएगा, एंड थर्ड में करोगे तो D3 बन जाएगा, डिटर्मिनेंट D3। और फर्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है छेड़खानी, कि इसको हटाकर आपको ये कांस्टेंट वाले जो भी है D1 D2 D3 इसको रख देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D1 D2 एंड D3 इधर आ जाएगा, एंड B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ठीक है, ये बन गया आपका D1। D2 डिटर्मिनेंट देखते हैं, D2 या DY। DY डिटर्मिनेंट क्या आएगा कि इसमें आपने सेकंड कॉलम में छेड़खानी कर दी, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम है, मतलब यहाँ पे A1 A2 A3 तो पहले से जो था वही रहेगा, और यहाँ पर भी C1 C2 C3 रहेगा। अब B1 B2 B3 की जगह D1 D2 D3 आ जाएगा, समझ में आया? अच्छा, तो D1 भी आ गया, D2 भी आ गया एंड D3 भी आ गया अपने पास। आप चाहे तो यहाँ पे dx dy dz भी लिखे, बिल्कुल लिखे आपने। लास्ट में आता है dz डिटर्मिनेंट। dz डिटर्मिनेंट जो आएगा वो ये आएगा, A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट वाला कॉलम 2 जो कॉलम 3 जो है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, D1 D2 एंड D3। इज इट फाइन? तो ये आ गया अपने पास 3 डिटर्मिनेंट। अब क्रैमर भैया ने बोला कि मेरा जादू देखो, कि मैं आपको है ना एक लाइन में सॉल्यूशंस दे दूंगा। ठीक है, एक लाइन में क्रैमर भैया ने बोला कि ये आ गया आपका, इन तीनों प्लेन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि प्लेन का सॉल्यूशन आए, तीनों प्लेन्स का सॉल्यूशन आए, हो सकता है सॉल्यूशन ना आए, वो सब ठीक है, बट सॉल्व करेंगे तो अपने पास x y z 3 आंसर आएंगे इस बार। तो पहला आंसर क्रैमर भैया ने बोला कि dx by dy आएगा, dx by d आएगा, सॉरी।
और y का सॉल्यूशन आ जाएगा dy बाई डी, और z का सॉल्यूशन आ जाएगा dz बाई डी। जादू बता दिया क्रैमर भैया ने। एक्चुअल में ये बहुत बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताने का तरीका है, काफ़ी अच्छा तरीका है कि आपने डायरेक्टली बता दिया कि अगर आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है तो दिस इज द वे टू सॉल्व इट। लेकिन क्या होता है ना कि हर बार आपका सॉल्यूशन आए ये ज़रूरी नहीं है ना यार। सोचो 3 प्लेन है मेरे पास, मान लो ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है, ये प्लेन नंबर 3 है, ये तीनों पैरेलल हो गए तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, एक एक केस हो गया। या ऐसा हो सकता है कि उनमें से 2 पैरेलल हो और तीसरा जो है वो ट्रांसवर्सल टाइप का प्लेन हो, तो तीनों आपस में एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अगर 2 एट ए टाइम लोगे तो हाँ वी विल गेट इंटरसेक्शन पॉइंट्स, 2 एट ए टाइम में वी विल गेट इंटरसेक्शन, बट तीनों एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो इस केस में भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे केसेस अपन सोच सकते हैं, बहुत सारे केसेस अपन सोच सकते हैं प्लेन्स के बारे में। तो उस केसेस में आपको क्या सोचना पड़ेगा, विल हैव टू थिंक अबाउट मेनी सिनेरियोज। तो ये सॉल्यूशन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आप लिखिए दिस सॉल्यूशन represents point of intersection of 3 planes, point of intersection of 3 planes। ठीक है, बढ़िया। यहाँ तक अपने को समझ में आ रहा है सब कुछ। अब है ना अपन इसके केसेस स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप लोग अपने ऊपर अगर थोड़ा सा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो आप मेरे को खुद आंसर बताओ। आपको अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना, ऑलवेज ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं कि अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं बोलता हूँ कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट करो ना, क्या दिक्कत है, अपने आप को उस हिसाब से पुश करोगे। ठीक है, तो आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके कुछ 1-2 आंसर्स मेरे को अभी बता सकते हो, है ना। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके मेरे को ये बताना चाहेगा कि कौन सा केस यूनिक सॉल्यूशन, मतलब आपको एक सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ 1 सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का केस कब आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, सिंपल सी बात है ना। आप सोच पा रहे हो कि डिनोमिनेटर ही गड़बड़ करता है, तो अगर डिनोमिनेटर प्यारा सा आया, नॉन जीरो आया, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो रहा है, मतलब x भी डिफाइंड है, y भी डिफाइंड है और z भी डिफाइंड है, और तीनों की यूनिक वैल्यूज आएंगे। dx है हमको। सर एक पूछूं क्या? हाँ बोलो। सर अगर d मतलब नॉन जीरो आया और dx जीरो आया तो क्या अरे होगा? ब्रो बताऊंगा वो, मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, मैं यूनिक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे केसेस है, आप उसकी चिंता मत करो, सब समझाऊंगा। अभी मैं आपको यूनिक सॉल्यूशन जो बता रहा हूँ। आपने क्या बोला मेरे को कि d जीरो हो गया, अगर d जीरो नहीं हुआ, नहीं नॉन जीरो, और dx जीरो हो तो गया क्या तो? फर्क पड़ता है, मैं वही बोलने वाला था अपने को, उसी उसी जगह पर टोक दिया। देखो क्या होता है, सब सेम होगा केसेस? नहीं, सब सेम नहीं होगा। ठीक है, सब केसेस सेम नहीं होंगे, ये 3/3 है, इसमें बहुत ज़्यादा केसेस आएंगे, और यही वाली डिफिकल्टी पार्ट की मैं बात कर रहा था आपके सामने। अभी सुनो, मान लो आपका डिनोमिनेटर जो है वो कुछ फाइनाइट आता है, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो डिटर्मिनेंट 10 आ रहा है, तो ये तीनों का डिनोमिनेटर 10 आ गया। अभी ऊपर वाला 0 होता है तो क्या फर्क पड़ता है, 0/10 अपने को पता नहीं है क्या होता है, 0 ही तो होता है। क्या लिखा है, 0 × 1/10 लिखा हुआ है, 0 × एनीथिंग इज 0, है ना। तो ऊपर 0 आने से, फिर हम ऐसे बोलो बोलेंगे इसकी वैल्यू नहीं, ऐसे बोलेंगे क्या क्या क्या। क्या? मतलब अगर जीरो आया तो x की कोई वैल्यू ही नहीं है इसको सेटिस्फाई करने अरे वाली, कर ऐसे तो बोलेंगे? रही कोऑर्डिनेट उसका है, जीरो एक्स होगा। कोऑर्डिनेट ही तो 0 आया है, मतलब x = 0 सेटिस्फाई कर रहा है उसको, y कोऑर्डिनेट भी 0 आ गया तो भी 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो z भी 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा बोल सकते हो, ओरिजिन इज सेटिस्फाइंग ऑल द 3 प्लेन्स, ऐसा हो सकता है। ये उसका x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। अरे 0 आंसर आना पाप थोड़ी है, 0 डिनोमिनेटर में आना पाप होता है, न्यूमिनेटर में आना तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऊपर वाले से अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला अगर 0 हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे और ऊपर वाला नॉन जीरो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज नीचे वाला जो है वो नॉन जीरो है। तो नीचे वाला नॉन जीरो है तो वी विल 100% वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन का हमेशा वही केस होगा जो पिछली बार हुआ करता था। ठीक है, तो उसके लिए नथिंग इज गोइंग टू चेंज, वी हैव 3 सॉल्यूशंस। अभी जो मैं लिख रहा हूँ प्लीज राइट इट डाउन हॉरिजॉन्टली, अपनी नोटबुक में आप इसको हॉरिजॉन्टली ही लिखिए, है ना। आई होप आपके पास स्पाइरल नोटबुक्स होती होगी, मेरे को स्पाइरल नोटबुक्स में लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि इसमें टर्निंग बहुत ईजी हो जाती है ना। नहीं हो तो कोशिश करना अगले बार से, है ना। अब ये 1 मिनट से कम का टाइम बचा है तो आपका लेक्चर तो डिस्कनेक्ट होगा ही होगा।
तो फटाफट आना है अपने को, है ना। हो सकता है मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, बट ज़रूरी है आज का, है ना। आप जल्दी से आइए। स्पाइरल मतलब तुमको यार डाउट ही डाउट होते कसम से। कोई बात नहीं, चलो पहले आओ आप लोग, रिकनेक्ट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी की चीज़ें। सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अपन बात करते हैं केस वन की, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब डिनोमिनेटर बस यार नॉन जीरो हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए नॉन जीरो। तो आपका डिनोमिनेटर जब तक खुश है तब तक सब कुछ डिफाइंड है, एक्स डिफाइंड है, वाई डिफाइंड है, जेड डिफाइंड है। तो तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट डिफाइंड है, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में अपन क्या बोलेंगे, केस वन। केस वन मतलब वैल्यू ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। ऊपर वाले से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, dx dy dz जीरो हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, जीरो नहीं भी हुआ तो भी अपने को कोई फर्क नहीं है। वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें आपको ना बहुत तगड़ा इमेजिनेशन लगेगा, बहुत शानदार इमेजिनेशन लगेगा कि इसका मतलब क्या है। कैन यू इमेजिन कि तीन प्लेन इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन एक ही पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट। कोई भी बच्चा मेरे को ये केस इमेजिन करके बता सकता है। थ्री प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन सर पॉइंट। तीन प्लेन है अपने पास, क्या? तीन प्लेन है और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक खड़ा होगा, एक लेटा हुआ होगा और एक 45 डिग्री पे। नहीं, थोड़ा ज्यादा सोच लिया तुमने। तीनों में आ सकता है वैसे भी, आपने जो बोला है वो भी सही है। 45 डिग्री वाला पार्ट कंपलसरी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना। आप लोग तो अब एक खड़ा होगा 100। सुन बोलो बोलो सर सुन कुछ। लो सुन लो, है ना, शांति से। हमारे पास जैसे आपका जो रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम का कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, एनी कॉर्नर, ऊपर वाला या नीचे वाला, प्रॉपर कॉर्नर होना चाहिए। वो जो कॉर्नर है ना, दैट इज वन यूनिक सॉल्यूशन ऑफ थ्री वॉल्स। तीन दीवारों का एक सॉल्यूशन है। दिख रहा है आपको, वो तीनों दीवारें जो है वो प्लेन है, प्लेन नंबर वन, प्लेन नंबर टू और प्लेन नंबर थ्री, टेरेस छत वाला। तो सीलिंग वाला जो है वो एक प्लेन हो गया और जो दो वॉल्स है वो दूसरे दो प्लेन्स हो गए। उन तीनों का जो एक साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तीनों को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दो का देखोगे ना, तीनों का एक साथ कॉमन पॉइंट जो आएगा वो वाला पॉइंट। वैसा कुछ एक केस में बताना चाह रहा हूँ, वो होता है यूनिक सॉल्यूशन ऑफ थ्री प्लेन्स। तीन प्लेन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बैटरी डाउन होने वाली है पीसी का, आई विल रीजॉइन सून। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोन से ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फोन से आ जाओ, 2 मिनट तो लगेगा। तो देखो ये वाले जो तीन प्लेन्स होंगे ना, इस तरह से मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन माइट लुक लाइक दिस। ठीक है, बनाइए मेरे साथ। तो मान लो एक प्लेन अपने पास ये है, एक प्लेन अपने पास ये है, और एक प्लेन ये है। दिख रहा है, ये तीनों प्लेन कहाँ पर मिल रहे हैं, ओरिजिन पर मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन ही हो, बट हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में इट लुक्स लाइक ओरिजिन, ठीक है। तो ये तीन प्लेन है, तीनों के तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। और वो पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि ये प्लेन इस यहाँ पे खत्म हो गया, बेटा ये जाएगा इन्फाइनाइट तक। ये प्लेन जो है वो नेवर एंडिंग मान के रखो आप, है ना। दे आर जस्ट लाइन, लाइन क्या इतनी सी होती ना, ये पूरा आकाश लोक तक जाती है, पाताल लोक तक जाती है। उसी तरह से प्लेन भी जाता है, लेकिन अपन प्लेन का एक सर्टेन हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। हम लोग प्लेन का एक सर्टेन सा हिस्सा बनाते हैं। चलो आपने आई होप यहाँ तक तो बना लिया होगा। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन का केस। कुछ याद रखने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, नीचे वाला बस नॉन जीरो हो गया तो बल्ले बल्ले यूनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं अपन केस टू में, ठीक है। मैं आपको पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि केस टू एक्चुअली बहुत लंबा है, वी हैव मेनी केसेस हियर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे इसमें थोड़े परेशान होते हैं, है ना, बट डरना नहीं अपने को।
देखो केस 2 में क्या होता है ना कि ये डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या होगा, लेट अस डिस्कस दैट। अगर वैल्यू ऑफ डी 0 हो गई, वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0 हो गई तो क्या होगा, है ना, देखते हैं। शांति से देखना है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इट विल बी अ बिट ट्रिकी, आपका दिमाग एक बार घूमेगा। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक बार समझ में आए। देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कहा ये वाली चीज एक्स वाई जेड लिखा हुआ था, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ d इंटू एक्स, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, d इंटू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, वाई इंटू डी इज इक्वल टू डी वाई एंड लाइक दैट, चलेगा ना। तो x इंटू डी इज इक्वल टू डी एक्स, वाई इंटू डी इज इक्वल टू डी वाई और z इंटू डी, ये 3 सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अपन आगे चर्चा करेंगे आगे ये कैसे हो गया। तो x इंटू डी एक्स is equal to d, y into dy is equal to कैपिटल D। मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, x into d आएगा, सॉरी, is equal to dx और y into d is equal to dy और z into d is equal to dz, ठीक है। ये है LHS और ये है RHS, ठीक है। लिखते रहो मेरे साथ आप। दिस इज RHS, लिखा आप लोगों ने। तो अब देखो LHS है अपने पास और RHS है। एक बात बताओ मेरे को कि केस 2 के हिसाब से D तो 0 है ही, है ना, D इज 0 अकॉर्डिंग टू केस 2। तो अगर D 0 है तो LHS तो वैसे ही 0 हो गया, क्योंकि यार एक्स वाई जेड का कोई भी वैल्यू डालो, मल्टीप्लाई होने के बाद तो D 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे ना, इसका मतलब ये है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अभी। तो यहाँ से ना दो बातें होती हैं। पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे केस A, ठीक है, मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ आप उसी तरह से लिखे, ठीक है, केस A। फिर दूसरा अपन लिखेंगे केस B, केस B आएगा नीचे थोड़ा सा, ठीक है, एकदम इसी तरह से चलना है। तो केस B बाद में देखेंगे, पहले केस A का टेंशन लेते हैं। मान लो, ध्यान से देखना है ना, आप में से कोई एक अनम्यूट करके मेरे को बताएगा, अगर LHS तो 0 है ही और अगर RHS में तीनों की तीनों क्वांटिटी 0 हो गई, dx भी 0, dy भी 0, dz भी 0, तो क्या बनेगा, कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आप ये सोच पा रहे तो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक पड़ाव तो पार कर लिया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। रटना नहीं बिल्कुल भी, बच्चे एक्चुअल में रटते मेरे को बहुत बुरा लगता है ना। आप क्या करें कि यहाँ पर आप बोलोगे कि dx, अच्छा d तो 0 था ही, और अगर dx dy और dz ये भी 0 आ गया अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, RHS भी 0, LHS भी 0। तो आप x y z का कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखो, कद्दू फर्क नहीं पड़ता अपने को, सब वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब x y z के इनफाइनाइट आंसर है, मतलब x y z के इनफाइनाइट आंसर, मतलब वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मैं आपको एक चीज बताऊं, व्हाट स्टूडेंट्स डू, वो क्या करते हैं ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो पेजेस पलटते हैं और बोलते हैं कि अच्छा d इक्वल्स टू 0 और dx dy dz इक्वल टू 0, अप्लाई करते हैं, आंसर आता है, रट लेते हैं वो लोग। ये मत करना आप लोग, प्लीज समझो इस चीज को, सिर्फ समझने का है सब कुछ, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा होता है, बट हाउ डज इट लुक ज्योमेट्रिकली, है ना। ये तो मैथमेटिकली अपने को समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन 3 प्लेन के कैसे आ सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? ऐसे ही रैंडमली सोच के देखो 3 प्लेन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं। यस, वेरी गुड, कोइंसिडेंट प्लेन्स, है ना। तो कोइंसिडेंट प्लेन्स हो सकता है एक केस, और एक और केस होता है जो थोड़ा सा अपनी सोच के बाहर होता है, मैं बताता हूँ आपको दोनों। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो होते हैं वो अपने को ऐसे मिल सकते हैं कि तीनों प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जाए। ये प्लेन नंबर 1, दिस इज प्लेन नंबर 2, लेट अस से। आप लोग ड्रॉ करते जाए मेरे साथ साथ, तो टाइम की तरफ मत देखो, अगर अनलेस अनटिल आपकी नेक्स्ट क्लास कोई है तो मेरे को बता देना, ठीक है, अदरवाइज मेरा रुकने का मन नहीं है, अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं। और थर्ड प्लेन ऐसा मान लो कुछ, अभी इसका मतलब ये नहीं है सागर की जो नीचे बीच वाला प्लेन है ग्रीन वाला बहुत छोटा है, वो तो दिखाना पड़ रहा है मेरे को कि हाँ ये तीनों एक के ऊपर एक,
है तो ये सबके सब इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेंगे, बट सबके सब कोइंसिडेंट है ना। तो एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है वो कोइंसिडेंट प्लेन्स की वजह से आता है। एक और भी रीजन होता है आने का, ज्योमेट्रिकली इट कैन रिप्रेजेंट टू केसेस, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर सस्पेंस में रहो। तो पहली बात, कोइंसिडेंट प्लेन्स का मतलब क्या होता है, चलो मैं सस्पेंस आपका पहले हटा ही देता हूँ। दूसरा केस होता है, इसको अपन कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। मतलब इसका क्या होता है, आई विल जस्ट ट्राई टू ड्रॉ, मैं अपना एक बेस्ट अटेम्प्ट देता हूँ ड्राइंग का, है ना। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं है ना, आप आराम से मैनेज कर पाओगे। तो देखते हैं, मतलब तीनों प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट करें, ऐसे जैसा मैं बनाने वाला हूँ, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, फिर अपन इनका मैथमेटिकल मीनिंग देखेंगे कि क्या मतलब होता है। ज्योमेट्रिकली ये हो गया प्लेन वन इस तरह से, और एक प्लेन मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ, है ना। ट्राई टू प्लीज अंडरस्टैंड लाइक दिस। ठीक है, ये हो गए दो प्लेन हो गए ना, तीसरा बना नहीं। हालांकि इसका जो पीछे आप अगर एक्स्ट्रापोलेशन देखोगे तो इट माइट लुक लाइक दिस, बस बिगड़ गया। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और एक और प्लेन बनाते हैं अपने ना, वन मोर प्लेन माइट बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ब्लू नहीं करते यूज, ब्लू से हो जाएगा गड़बड़। लेट मी यूज दिस वन, तो समथिंग लाइक दिस। तो ये तीन प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा ना, थोड़ा ड्राइंग में आप वेट करें। थोड़ी स्लो ड्राइंग तो है मेरी, लेकिन बहुत अच्छी बनाऊंगा। ये हो गया, और ये ऐसा होना चाहिए, राइट। क्या बात है। तो ये तीन प्लेन्स बन गए अपने। अब ये तीनों प्लेन्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों प्लेन्स एक्चुअल में एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आप समझो इस चीज को, दे आर ऑल इंटरसेक्टिंग एट दिस लाइन। सर आई विल रिजॉइन ड्राइंग 100 ठीक है, बनाओ भैया इसको अच्छे से। मैं तो थक गया इतनी सी ड्राइंग में। एक्चुअली ये टॉपिक में कभी थक नहीं सकते, इट इज एक्चुअली 3D की समझ तो सबको है। लिखो यार तुम लोग ऐसे बोलते हो तो शर्म आ जाती है, तारीफ मत किया करो इतनी। हाँ, ये हो गया अपने पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, और ये हो गया कोइंसिडेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे टेक्निकली, यहाँ पर भी तीनों प्लेन्स आपको नजर आ रहे हैं, तीनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, अनगिनत, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे ना। तो हम बोलेंगे कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, मतलब ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि आपकी जितने भी प्लेन्स है ये सबके सब एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इज इट ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो दो केसेस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। अब इधर भी तीनों के तीनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो इस लाइन पर आ रहा है, ठीक है। मतलब इस लाइन पर आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, तो इन तीनों प्लेन्स के इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। व्हाट डज दिस मैथमेटिकली रिप्रेजेंट। तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो, आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, इस पर्टिकुलर पार्ट का आपको टेंशन नहीं लेना ज्यादा। आपको तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला, आप ये कंडीशन लगाएंगे डेफिनेटली, एंड वी शुड नो फ्यू मोर बेसिक थिंग्स ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। वैसे यूनिक में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होने चाहिए। यूनिक में मैंने आपके सामने म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं बनाया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है, जरूरी नहीं है वैसे। अपन चाहे तो एक दीवार को तिरछी कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तीनों को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। कोई एक दीवार को इंक्लाइन कर दो ना, क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो आगे, यू विल स्टिल गेट ओरिजिन। आपने इसको अगर थोड़ा सा आगे कर दिया ना, करके बता देता हूँ, ऐसे तो भी आपको ओरिजिन ही मिलेगा। नहीं मिल रहा क्या, बिल्कुल मिल रहा है। तीनों प्लेन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो यूनिक परपेंडिकुलर होगा तो डेफिनेटली होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से ना। वैसे तो आपको इतना सोचना ही नहीं। काम की बात करते हैं अपन। कभी भी आपको क्वेश्चन आता है कि 3 प्लेन्स है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपको क्या सोचना है कि dx dy dz इक्वल टू 0। बट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन वाला मामू बनाता है, और मामू बनाता कब, वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहली बात तो कोइंसिडेंट प्लेन्स। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, ओके थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोइंसिडेंट लाइन, अब ये बताइए मुझे कि कोइंसिडेंट प्लेन्स की बजाय में लाइन, अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट होती तो क्या कंडीशन होती थी? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये होता था लाइंस में। मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, प्लेन्स में भी ऐसे ही होता है, बस एक d1/d2 आ जाएगा। तो कोइंसिडेंट प्लेन्स की कंडीशन भी यही होती है, a1/a2। आप सीखोगे जब प्लेन्स चैप्टर पढ़ोगे तो सीख लेना, अभी मैं आपको इतना सा आइडिया दे देता हूँ कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू d1/d2। ठीक है, तो कोइंसिडेंट प्लेन की कंडीशन में सब के सब बराबर आएंगे। कोई मुझे बताना चाहेगा कि पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा? एनीवन? थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे हो जाएगा। पैरेलल प्लेन से अगर 3 प्लेन से अगर पैरेलल है इस तरीके से, d1/d2 के पहले वाला वहाँ पे हाँ नॉट इक्वल आ जाएगा। यस, यहाँ पे d1/d2 बस नॉट इक्वल आ जाएगा, वो अपन पढ़ेंगे बाद में, बट अभी ऐसी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कंडीशन होती है भाई कोइंसिडेंट प्लेन्स की। और ये कंडीशन क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि क्वेश्चन तो आपने बोला यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, तो फिर आप वो क्यों बता रहे हो? इतनी क्या जरूरत है उसकी? देखो उसकी जरूरत पड़ती है, कई बार क्या होता है ना, एक केस आता है जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, इसके लिए कोई खास अपने को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं इसकी वजह से तो कुछ नहीं। वैसे वैसे भी मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि 3 प्लेन्स अगर एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हो, फैमिली ऑफ लाइंस का कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, कि फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंडीशन लगा सकते हो कि P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 करने पर ही अपने को P3 मिला होगा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब दो प्लेन्स को अगर अपन लैम्डा टाइम्स या फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब जाके अपने को तीसरा प्लेन मिल रहा होगा। ये कंडीशन प्लेन चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जब तीनों प्लेन एक ही लाइन से पास करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो प्लेन वन है अपने पास 2x, इसका यूज नहीं आएगा ज्यादा, इस पर्टिकुलर पार्ट का ज्यादा यूज नहीं आएगा, है ना। बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट डज इट मीन इन प्लेन का चैप्टर। प्लेन के चैप्टर में इसका क्या मतलब होता है। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और प्लेन 2 है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, एंड प्लेन 3 है, प्लेन 3 क्या आ जाएगा, प्लेन 1 प्लस लेटस से कुछ भी कर दो, लैम्डा की जगह 2 डाल दिया तो 2 टाइम्स प्लेन 2 करने पे आपको शायद प्लेन 3 मिल जाए। तो प्लेन 3 की इक्वेशन में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 टाइम्स x 4x हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 2y माइनस 1y हो जाएगा, और z प्लस 4z 5z हो जाएगा, और 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। इस तरह ये प्लेन 3 बन गया अपने सर पास। -1 नहीं करेंगे इस साइड पे? अच्छा आपने डायरेक्टली राइट साइड में लिख दिया। हाँ P3 लिखा है कहाँ पे वैसे? अच्छा राइट साइड में लिखा है ना मैंने, वही है 1 प्लस 3 टाइम्स 2, वही वाली बात है ना, 7। तो ये आ गया आपके सामने P3। तो P3 कैसे बना है, दोनों प्लेन्स के स्केलर मल्टीप्लीकेशन से। अभी मैंने क्या करा कि प्लेन 1 पे 1 को मल्टीप्लाई करा, प्लेन 2 पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो P1 प्लस 2 P2 आ गया मेरे पास, P1 प्लस 2 P2 आ गया मेरे पास P3। हो सकता था कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना यार, कि इधर 3 मल्टीप्लाई कर दो इधर 2, कुछ भी चलता है। आपने अगर कोई भी स्केलर ऑपरेशन लगाया और उससे आपको जो तीसरा प्लेन मिलेगा वो डेफिनेटली इन दोनों के प्लेन 1 प्लेन 2 की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थी उसी से पास करेगा तीसरा प्लेन भी, है ना। ये अपन प्लेन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको एक बहुत हल्का सा आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इनफाइनाइट केसेस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस केस में भी आते हैं और इस केस में भी आते हैं, और दोनों केस का प्लेन चैप्टर में क्या मतलब होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। कोई भी क्वेश्चन आता है आपको अगर कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपको क्या सोचना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको पहली बात तो यूनिक सॉल्यूशन आता है तो ही आप डी नॉट इक्वल टू 0 सोचोगे, अदरवाइज हर क्वेश्चन में आपको डी इक्वल टू 0 ही सोचना है। इनफाइनाइट हो चाहे नॉन नो सॉल्यूशन हो, आपको सोचना डी इक्वल टू 0 ही है ना। डी इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा।
और फिर उसके बाद आपको इनफाइनाइट में यहाँ पे आना है, मतलब dx dy dz इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक बुरा वक्त आएगा अपने पास, उस बुरे वक्त के लिए आपको ये चीज सिखा दी है मैंने। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं वही चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे जगह सफिशिएंट है क्या, है वैसे तो चलो एक रिस्क लेते हैं। ठीक है, दिस इज सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पर मैं है ना ये वाला केस बताऊंगा, सेकेंड वाला बी वाला केस। बी वाला केस क्या हो जाएगा आपके पास, समझेंगे इसको, डोंट वरी। पहली बात तो क्या था, अपन ने देखा था कि ये तो डी तो जीरो था ही, एक्स वाई जेड के जीरो होने से फिर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आरएचएस भी जीरो है, एलएचएस भी जीरो है। अपन ने डीएक्स डीवाई डीजेड तीनों को जीरो करा, तब जाके अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला। अब मैं एक केस ये लूंगा कि ये तीनों जीरो नहीं है, डीएक्स डीवाई डीजेड, तो क्या हो जाएगा, इधर जीरो क्वांटिटी बनेगी और इधर नॉन जीरो बनेगी। तो जीरो नॉन जीरो क्वांटिटी कैन नेवर बी इक्वल। तो एक्स वाई जेड का कोई भी वैल्यू डाल दो, कभी ना, कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, मतलब नो सॉल्यूशन का केस बनता है। तो नो सॉल्यूशन का केस पर्टिकुलरली कैसे बनेगा, इट इज वेरी इजी टू डिड्यूस। 3D में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो क्या होना चाहिए कि ये dx dy dz में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो काम हो जाएगा। कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो काम हो जाएगा। जैसे अगर ये dz ये नॉन जीरो हो गया, तो एलएचएस में तो सब कोई जीरो है, एलएचएस में तो सब जीरो है, आरएचएस में कोई एक नॉन जीरो हो गया तो अपना काम हो जाएगा, नो सॉल्यूशन मिल जाएंगे अपने को, जीरो सॉल्यूशन। कैसे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर अपन ने dx को जीरो पुट करा मान लो, तो ये जीरो इज इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इधर भी dy को भी जीरो बोल दिया तो y का वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है। मान लो dz को अपन ने 2 बोल दिया, तो 2 इज इक्वल टू जीरो इज नॉनसेंस, मतलब z का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है, y कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है, बट z कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पॉइंट तो तीनों से बनता है ना यार, पॉइंट तो एक्स वाई जेड तीनों से बनेगा, एक भी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मतलब पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशंस वाला केस जो होगा वो बन जाएगा अपना। तो मैं यहाँ पे जो चीज लिखूंगा दैट विल बी कि एनी वन ऑफ, लिखे एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ dx dy and dz is not equals to जीरो। ठीक है, कोई एक नॉन जीरो हो जाएगा तो आपका कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो ये चीज एलएचएस आरएचएस नॉट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आरएचएस में नॉन जीरो आ जाएगा और एलएचएस में जीरो आ जाएगा उस केस में। आ रहा है समझ में? तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब नो सॉल्यूशन का केस कैसे दिखेगा प्लेन्स में, कोई मुझे बताएगा नो सॉल्यूशन का केस प्लेन्स में? जस्ट इमेजिन 3 प्लेन्स जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। एनीवन? पैरेलल आ जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे तीनों। और कोई केस पॉसिबल नहीं है? क्या बात कर रहे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। हो, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं? देखो ऐसा हो सकता है, पहला तो मैं ये बना देता हूँ आपके सामने कि ये भी तो हो सकता है कि पहला प्लेन आपका ऐसा हो। रुक जाओ, थोड़ी एक्स्ट्रा क्रिएटिव ड्राइंग की जरूरत है यहाँ पे। सेंटर पे इंटरसेक्ट, देखो इधर है ना, मान लो ये वाला प्लेन मैंने बनाया, अब मेरे साथ साथ ड्राइंग करना है। एक प्लेन ये बनाया मैंने और एक प्लेन मान लो मैंने ऐसा बनाया, दिस। तो दोनों प्लेन तो पैरेलल हुए, दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल। और इन दोनों प्लेन्स का एक ट्रांसवर्सल टाइप का तीसरा प्लेन बना देता हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब वो बनाना थोड़ा बड़ा टास्क है, कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, ये बन गया आपका प्लेन। अभी आप इसको पीछे एक्सट्रापोलेट करोगे तो इट माइट लुक समथिंग लाइक दिस। ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे उसके, लेकिन आपको क्या, थोड़ा सा रुक जाओ।
ठीक है, ये बन गया अपने पास प्लेन नंबर 3। अब तीनों का जो सॉल्यूशन आ रहा है ना, तीनों एक साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखो रेड वाला और ब्लू वाला प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और पीछे वाला रेड वाला और ब्लू वाला जो है वो यहाँ पे इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन तीनों एक साथ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो नो सॉल्यूशन आपको एक ये वाला केस दे सकता है। अब एक केस जो देगा वो मेरे दिमाग में तो फोटो बन रहा है, लेकिन मैं उसको अब पेपर में कैसे बनाऊं, कोशिश करते हैं। तीनों अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हो, देखो ऐसे, अगर तीनों अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हो इस तरह से, ठीक है, बहुत बड़ा बन गया ये प्लेन, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। एक्चुअल में मैं आज सोच रहा था कि कहीं से गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ ये फोटोज, फिर मैंने सोचा कि बना तो लेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं। ये प्लेन 1 हो गया आपके पास, और प्लेन 2 बनाते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, नॉट बैड। हाँ, और तीसरा प्लेन आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। ऐसा कुछ मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो कुछ ऐसा है। तीन प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दिख रहा है आपको ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में ये लोग, जो सबसे नीचे वाला प्लेन है। अरे यार भाई, इरेजर बहुत परेशान कर दिया आज तुमने। वो ठीक आ गई, वरना बहुत अच्छी ड्राइंग बनती है इस बार में। ये हो गया है ना, तो तीन प्लेन इस तरह से बन गए, दिख रहा है। ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इनका भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा। कार्ड्स का पिरामिड टाइप ही है। हाँ, और तीसरा केस तो आप सब लोग जो मेरे को बता ही चुके थे, दैट इज एक्चुअली प्रिटी इजी टू गेस, कि तीनों के तीनों प्लेन्स पैरेलल हो जाए, है ना। इस तरह से ये प्लेन 1 हो गया, और ये हो गया प्लेन 2। ठीक है, और ये हो गया प्लेन नंबर 3। ठीक है, ये बन गए तीन प्लेन्स, तीनों की तीनों पैरेलल है। आ रहा है समझ में आपको? बना लो यार, थोड़ा मुश्किल तो है, ड्राइंग ड्राइंग मुश्किल है, मैथ्स इसकी इजी है। ये देखो क्या गजब ड्राइंग बनाई है, मजा आ गया। हाँ जी, तो अपने पास आ गया, ये तीन कंडीशन हो सकती है। दीज आर द थ्री कंडीशंस जिनके चलते आपको नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ज्योमेट्रिकली इट माइट लुक लाइक दिस। ओके, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको दिक्कत जब जाती है ना, जब पैरेलल प्लेन्स आ जाए, तो पैरेलल प्लेन्स के केस में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। पैरेलल प्लेन की कंडीशन क्या होती है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इस पे मैं एक सितारा लगा देता हूँ। ये हल्का सा एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आप पहले बना लो इसको, है ना, अच्छे से। मेरे पास 6 मिनट बचा है, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। और एक्चुअल में आज बहुत गड़बड़ हो गया, रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई। तो मैं आपको पहले केस बता देता हूँ, फिर अपन समझ लेंगे। बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। समझ लो बच्चों पहले,
देखो पैरेलल प्लेन्स के केस में क्या होता है ना, एक गड़बड़ आती है। पैरेलल प्लेन्स के केस में, पैरेलल प्लेन्स के केस में एक्चुअली कंडीशन जो होती है ना, वो ये होती है कि dx और dy और dz ये तीनों जीरो आ जाते हैं। आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो सर, एकदम दिमाग हिला दिया, क्योंकि आपने अभी अभी लिखा था कि एटलीस्ट वन ऑफ dx dy dz नॉन जीरो होने चाहिए, है ना। लेकिन वो इन दोनों फर्स्ट टू केसेस के लिए होता है जो आपका प्लेन्स का डायग्राम बन रहा है। लेकिन थर्ड केस के लिए ना dx dy dz तीनों जीरो आ जाते हैं। उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। तो इसका रीजन क्या होता है वो अपन देखते हैं। पहली बात तो पैरेलल प्लेन कैसे होते हैं, आप ही अभी किसी बच्चे ने बताया था। पैरेलल प्लेन्स के लिए बस ये नॉट इक्वल टू होगा लास्ट वाले में, है ना। तो तीन पैरेलल प्लेन्स इस तरह से दिखाई देंगे आपके। तीन पैरेलल प्लेन्स इस तरह से दिखाई देंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू d1/d2। पहली बात तो ये पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन होती है। दूसरी बात, पैरेलल प्लेन्स पहचानने का तरीका ये होता है कि आपने अगर मान लो एक प्लेन लिखा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, तो इसमें अगर मान लो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको फिर से एक प्लेन मिलेगा जो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने कोएफिशिएंट्स को इस तरह 2x कर दिया, 4y कर दिया और 6z कर दिया। इसके बारे में अपन ने ज्यादा दिक्कत नहीं दी, क्योंकि इसको इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको अपन अलग रखेंगे -2, वरना फिर ये भी इक्वल हो जाएगा ना। और एक और प्लेन मान लो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू लेट अस से एनीथिंग, यार कुछ भी नंबर बोलो, 3, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर है। तो पैरेलल प्लेन्स देखते ही समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये वाले a1/a2 b1/b2 c1/c2, इनफैक्ट a2 a3 भी होता है यहाँ पे, तो सबके रेशियो जो है बराबर आएंगे, और ये लास्ट वाला रेशियो बराबर नहीं आएगा। तो पैरेलल प्लेन्स को पहचानने का तरीका है, यहाँ पे आप लिख लो हिंदी में अपनी लैंग्वेज में, वे टू आइडेंटिफाई पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, वे टू आइडेंटिफाई पैरेलल प्लेन्स। अब होता क्या है कि पैरेलल प्लेन्स में ये dx dy dz तीनों जीरो हो जाते हैं। ये एक तरीके से ना मैथमेटिकल एक्सेप्शन टाइप का केस लगता है कि सर अभी अभी आपने बताया कि नो सॉल्यूशन में, तो नो सॉल्यूशन में LHS जीरो होना चाहिए, RHS नॉन जीरो होना चाहिए, तो इन तीनों में से एक ना एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए था। बट अब तीनों जीरो हो गए पैरेलल में, ये सर क्या चल रहा है, मतलब ये तो हमने आपसे उम्मीद नहीं करी थी। केमिस्ट्री में बहुत होता था। देखो क्या होता है मैथ्स में एक्चुअली, कि अगर आप dx का वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो एक्चुअल में क्यों जीरो आता है, बिकॉज देखो हमारे पास लिखा हुआ है b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू a1/a2, है ना। समझना ध्यान से, बहुत शांति से, ये तीनों बराबर है, इनको अपन k के बराबर मान लेते हैं। dx डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। ये होता है ना, पहला वाला d हो जाता है, और दूसरा वाला क्या हो जाता है, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अच्छा आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा ना, तो आप जल्दी से ज्वाइन करना, और मैं आपको बस हार्डली 5 मिनट पढ़ाऊंगा, यहाँ पे छोड़ नहीं सकता हूँ मैं आपको, है ना, सस्पेंस रह जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ इतने वाले पार्ट से मैं कुछ निकाल सकता हूँ कि b1/c1, ये c1 को नीचे ले गए, b2 को ऊपर ले गए, है ना। b1/c1 इज इक्वल टू b2/c2, ये k के बराबर हो गया। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि b1 इज इक्वल टू kc1, b2 इज इक्वल टू kc2, और b3 क्या आ जाएगा, डेफिनेटली kc3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये b1 b2 b3 की जगह मैं kc1 kc2 k3 kc3 रख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको। तो d1 d2 d3 और लास्ट में c1 c2 c3, और ये b1 की जगह kc1 रख देंगे, kc1 kc2 kc3। अभी क्या होगा, k कॉमन आ जाएगा, c1 c2 c3 दो कॉलम बराबर, कोई भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम बराबर आते हैं तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इसी तरह से आपका dx जो है वो जीरो आएगा, और सेम सेम तरीके से dy भी जीरो आएगा, सेम तरीके से dz भी जीरो आएगा। तो होता क्या है, एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने यहाँ तक जो पढ़ा था सब कुछ सेम था, सब कुछ इजी था। बस ये पैरेलल प्लेन्स वाले केस में ना एक्चुअल में अपने पास कंडीशन ये आ जाती है कि कोई भी तीन प्लेन्स पैरेलल हो तो d तो जीरो होना ही चाहिए, और ये dx dy dz भी जीरो होना चाहिए। बट बच्चे बोलते हैं कि सर ये सेम कंडीशन कोइंसिडेंट की थी, d तो जीरो होना चाहिए और dx dy dz भी जीरो होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यस दोनों की कंडीशन सेम होती है, बट दोनों का ज्योमेट्रिकली मीनिंग अलग अलग होता है ना।
तो करना क्या है आपको ऐसे केसेस में, आपको करना ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, या फिर आपको आता है क्वेश्चन नो सॉल्यूशन का, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों के केसेस सेम होते हैं, थोड़ा ज़्यादा केयरफुली सॉल्व करेंगे अपन उनको, बस इतना सा छोटा सा ध्यान रखते हैं अपन। ठीक है, लेक्चर को रीजॉइन करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हार्डली 2 मिनट और पढ़ाऊंगा, बस 10 मिनट। ठीक है, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, सारे केसेस देख लिए। अब मैं आपको ना एक बार रिवाइज कराता हूँ, नोट वेल, सब रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। तो पहले सबसे पहले अपन ने देखा यूनिक। यूनिक में तो बहुत आसान है कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। फिर हमने देखा डी इक्वल्स टू जीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर क्या होगा, तो एल एच एस तो जीरो हो ही जाएगा इस केस में, आर एच एस भी जीरो हो सकता है नॉन जीरो। अगर जीरो हुआ तो केस ए, नॉन जीरो हुआ तो केस बी। अगर जीरो हुआ आर एच एस, है ना, तो क्या बनेगा अपने पास, एल एच एस आर एच एस दोनों की दोनों जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। कोइंसिडेंट प्लेन्स में ना डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ, प्लेन्स को देख कर चेक कर सकता हूँ कि कोइंसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट द प्लेन्स यू कैन सी कि कोइंसिडेंट है या नहीं है, रेशो के बराबर। और ये वाला जो केस है अगर हुआ तो डेफिनेटली, अगर कोइंसिडेंट नहीं है और फिर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, प्लेन्स अगर कोइंसिडेंट नहीं है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डेफिनेटली ये वाला हुआ है ना, ये चक्री वाला। फिर अपन आते हैं केस 2, अगर ये वाला जो आरएचएस वाला पार्ट है ये नॉन जीरो होता है और ये वाला पार्ट जीरो होता है, तो जीरो कैन नॉट बी इक्वल टू नॉन जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि आप एक्स वाई जेड कुछ भी रख दो, सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आपका प्लेन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। फिर हमने ये पाया कि ये जो थर्ड वाला केस है ना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। बाकी ये वाला केस जो है इन दोनों में तो अप्लाई होता है। थर्ड वाले में क्या होता है ना कि डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों जीरो हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये रेशो के हिसाब से अगर अपन डिटर्मिनेंट dx निकालेंगे तो वी कैन डू दिस ऑपरेशंस। ठीक है, हम b1 को लिख सकते हैं kc1, b2 को kc2 एंड b3 को kc3, और फिर उसके बाद दो कॉलम ही बराबर हो जाती है। सेम इज गोइंग टू हैपन फॉर dy एंड dz। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर किसी भी क्वेश्चन में अगर d0 हुआ, यहाँ से सुनना है ना बहुत ध्यान से, d0 हुआ और dx dy और dz तीनों जीरो हुआ तो क्या क्या बात हो सकती है, दो बात हो सकती है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे या तो फिर पैरेलल प्लेन्स वाला नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। आपको अगर मैं बहुत अच्छे से लिखवाना चाहूँगा ना तो ऐसे लिखो कि या तो कोइंसिडेंट प्लेन्स भी हो सकते हैं या तो फिर पैरेलल प्लेन्स भी हो सकते हैं। दोनों केसेस में ये चीज़ ट्रू होती है। ठीक है, कोइंसिडेंट हुए तो विल बी गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल हुए तो अपने को नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या करें सर ऐसे केसेस में, अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है कि कोई इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप बस खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि वो प्लेन्स जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते, वो कोइंसिडेंट होते हैं, या फिर कोइंसिडेंट नहीं होते, पैरेलल होते हैं, क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम होती है। क्वेश्चन करेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा ना। बस इनमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि हाँ इस केस में हल्का सा कन्फ्यूजन होता है। वो कन्फ्यूजन क्या होता है अपन धीरे से दूर कर देंगे। तो एक क्वेश्चन अपन कर ही लेते हैं जब अपन इतनी मेहनत करके बैठे हैं अभी तक। ठीक है, ओके, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, एक अभी लिखूंगा और एक होमवर्क। फॉर व्हाट, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या है देखना ध्यान से। 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस qz इज इक्वल टू 5 और x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 हैज, पहला पार्ट है इसका नो सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट इज अ यूनिक सॉल्यूशन,
and third part is infinitely many solutions. ठीक है, तीनों सॉल्व करना है अपने को। आप पहले क्वेश्चन तो लिखो, आपको अपने आप समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। यहाँ तक आप लिख के रखो, पहले थोड़ा सा सोच भी लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब क्या होता है ना कि आईआईटी वाले जो है वो ज़्यादा अपने को इसी बात पे बेवकूफ़ बनाते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट है। ठीक है, पहली बात तो समराइज करके बताओ मुझे आपकी क्या क्या होता है। देखो, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में हमने ये पढ़ा कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है अपने पास। तो आप मेरे को बताइए यूनिक सॉल्यूशन, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, फिर सेकंड आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आप खुद ही बताओगे ना, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक आएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और नो सॉल्यूशन में एक एक्सेप्शन केस आता है। एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे उसको अपन, लेकिन आपको फील करना है कि वो थोड़ा सा एक्सेप्शन जैसा दिखता है। हाँ भाई, कोई मुझे बताइए सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं। D not equal to 0. D इज नॉट इक्वल टू 0, ये लगाते हैं अपन यूनिक के लिए। इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, आपके दिमाग में पहली बात तो हर बच्चा इधर देखे स्क्रीन पे, ये वाला जो फोटो है इसको फोटो खींच लो, आप आंखों से फोटो खींचो, उसका दिमाग में रखना है ना इसको। क्या है, एक्स डी वाई डी जेड डी, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये फोटो आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैं आंख बंद करने के लिए बोलूंगा, ये फोटो दिखना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, एलएचएस में डी वाला है, आरएचएस में डीएक्स वाला है। अब मेरे को बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो दोनों तरफ जीरो चाहिए, दोनों तरफ जीरो चाहिए। फोटो निकालो, आंख बंद करके बोलो। तो एलएचएस में डी तो जीरो है ही, तो आरएचएस भी जीरो हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, डी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ये सब जीरो होना चाहिए इनफाइनाइट के लिए। डी जीरो तो होना ही चाहिए, डी एक्स डी वाई डी जेड भी जीरो होना चाहिए। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, वही फोटो खींचो जल्दी से, आंखों में आंख बंद करो। दिखा आपको एलएचएस में एक्स डी वाई डी जेड डी, आरएचएस में डी एक्स डी वाई डी जेड, सबको दिख रहा है, पक्का फील कर पा रहे हो। नो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, एलएचएस तो जीरो है ही बिकॉज कैपिटल डी जीरो है, तो आरएचएस भी जीरो ना हो जाए, मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, कैपिटल डी जीरो और D1 और D2 और D3 में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए। इज इट ओके? कोई नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, क्या दिक्कत है, एक दिन की बात है ना, मैं आपको रोज इतना एक्सटेंड नहीं करता हूँ। अब आप आराम से सब सोच सकते हो सेकंड वाला केस, है ना। अच्छा काम करो, ट्राई इट योर सेल्फ नाउ, करो इसको एक बार ट्राई, घर पे ही करो। छोड़ देता हूँ मैं ना, कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं बैटरी लो हो गई है, ट्राई करो इसको एक बार, अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अपन ने सारे केसेस डिस्कस करे ये वाले, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना आप लोग, है ना। रिवाइज इट प्रॉपरली, एवरीथिंग राइट, एवरीथिंग प्रॉपरली। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। बस ये एक्सेप्शन केस वाला जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि कई बार आपको पैरेलल प्लेन्स का क्वेश्चन लगेगा, बट वो होता है कोइंसिडेंट का एंड वाइस वर्सा। कोइंसिडेंट का क्वेश्चन पैरेलल का निकल जाता है, तो अपने को स्पेसिफिकली मैनुअली चेक करना पड़ेगा जाके कि लाइंस पैरेलल, प्लेन्स पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, और चेक करना अपने को आता है यार। कैसी बात कर रहे हो, बहुत आसान है चेक करना, ऐसे चेक होता है कोइंसिडेंट। और इसमें ही नॉट इक्वल टू D1 बाई D2 आ गया तो वो पैरेलल हो जाएगा, तो वो अपन मैनुअली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई करो, आपको अगर आंसर चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो। सर इसका मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ बोलो ना। P का मेरा 4 आ रहा है एंड Q 3 आ रहा है।
कौन से फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में? हाँ फर्स्ट में, मतलब नो सोल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए p का वैल्यू क्या आ रहा है? 4। नहीं गलत। p का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए एंड q मस्ट बी इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये आपका आएगा आंसर। थोड़ा सा एक बार और चेक करना। सेकंड वाले का आ जाएगा आंसर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा p नॉट इक्वल टू 2, q नॉट इक्वल टू 3। दिस इज इट। और थर्ड वाले का आ जाएगा, एक बार और ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाले का आ जाएगा p इज इक्वल टू 2 और q कुछ भी रखो। तेजस ने कुछ पीडीएफ में आंसर भेजा है शायद, देखता हूँ। ठीक है, चलो बाकी तो अपन एक काम करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे इसको आराम से, शांति से। इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं आज थोड़ा इतना फोकस कर रहा था ना, बिकॉज कल एक गैप आ जाएगा अपने पास, फिर परसों तक आप सब भूल जाओगे तो उड़ जाएगा टॉपिक। तो ऐसा ना करें, रिवाइज करके ही आना। इस पर अपन एक क्विज रखेंगे वेरी रिसेंटली ना, 10 क्वेश्चंस का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्विज। ठीक है, समझा मिस्टेक। ओके चलो फिर है ना, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जाओ आप लोग, टेक रेस्ट, सैटरडे आज आराम से आप आराम करो और कल मॉक दे दो। होमवर्क आपका ज़्यादा नहीं है, बस आर डी शर्मा और एनसीईआरटी का मैं आपको होमवर्क दूंगा। एचएससी को तो दे ही चुका हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में ना। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू। स्क्रीन खराब हो गई। कोई बात नहीं।